हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में। तो कैसे चल रहे हैं बच्चों प्रिपरेशन। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा होगा। हर बार से उम्मीद ही कर रहे हैं, उम्मीद इस बार सच में कर रहे हैं कि अब क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट ऑलरेडी पास आ चुका है ना बेटा, तो जिसका बहुत बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार था, हम लोग आ गए हैं एक धमाकेदार एक पंच के साथ बेटा, एग्जामिनर को एक पंच देने के लिए। ठीक है क्या, 5 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ बेटा हम लोग आए हैं आज। पूरे बायोलॉजी चैप्टर्स का हमारे पास कितना चैप्टर था टोटल, हमारे पास था टोटल चैप्टर 1 से लेकर के 13 है ना। तो आज 1 से लेकर के 13 तक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके 5 मार्क्स के हैं बेटा, सब्जेक्टिव के हैं, उन सभी को हमने कवर करने का यहाँ पे कोशिश किया है। क्लियर है। और ये बेटा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। क्लियर है बेटा, झारखंड बोर्ड के दोनों ही बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये चलेगा बेटा। देख करके जाइए, हम आपको कह रहे हैं कि आप देख करके आप आना हमारे इस वीडियो में और फिर हमें बताना कि क्या ये चीज़ आपको देखना वर्थ लगा या नहीं लगा। क्लियर है। आगे बढ़े हैं अभी, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका एग्जामिनेशन का डेट काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है। बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट था इस चीज़ को लेकर के बेटा, सॉरी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, डिले हो गया आने में, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। स्टार्ट करते हैं। चलिए अब ऐसा चीज़ है ना बेटा, ध्यान से सुनेंगे। आंसर क्वेश्चंस के साथ लिखे हुए हैं, इंग्लिश मीडियम का भी लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम का भी लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, हम आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक बात है। ऐसे क्या होता है ना, लंबा बहुत ज़्यादा वीडियो चले जाते हैं और उतना अभी आपके पास टाइम है नहीं कि आप 3 घंटा या 4 घंटा बैठ करके वीडियो पे टाइम वेस्ट करो, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चंस को दिखा देंगे आपको, आप क्या करेंगे, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर है। अगर आपको आंसर याद हो गया एज इट इज़, दैट्स वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये आंसर याद नहीं हो रहा है बेटा, तो समझ करके अपने वर्ड्स में भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक बात है। उसके बाद हम लोगों ने हमने एक वीडियो का सोचा है प्रिपेयर करने का, जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ बातें होंगी उसमें, राइट। तो चलिए बेटा वो वाली बात बाद में करते हैं, पहले ये वाला वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी बूस्टअप करेंगे। रेडी, 1 2 3 एंड स्टार्ट। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहले देख लिया जाए, क्या मिल गया असली पेपर। सच में ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आप ये करके जाइए, यकीन के साथ कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इस चीज़ से, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन जो काफ़ी टाइम हम लोग कर चुके हैं, क्या है बेटा, विटरनेट डायग्राम एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। साफ सुथरे आरेख की सहायता से आवृत बीजियों में 7 कोशिकीय 8 नाभिकीय स्त्री युग्मोद्भिद के विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है बेटा, ये रहा हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एम्ब्रियो सेल, जिसमें हमारे पास कितने सेल्स थे, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। क्लियर है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा। तो ये रहा आपका चेलेजल एंड, इसके जस्ट सामने हम लोग बात किए थे ना, क्या मौजूद है, माइक्रोपाइलर एंड। चेलेजल एंड में 3 सेल मिलते हैं जिसको हम लोग एंटीपोडल कहते हैं। माइक्रोपाइलर के साइड में 3 सेल मिलते हैं जिसको हम लोग 2 यहाँ पे सिनर्जिड सेल होता है बेटा, ये होता है एग सेल। ये तीनों मिल करके सिनर्जिड प्लस एग मिल करके बेटा हमारा याद है क्या बनाता था, एग एपरेटस बनाता था, है ना। क्या बनाता था, एग एपरेटस बनाता था बेटा। उसके बाद यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होगा जो कि गाइड करता है पॉलन ट्यूब को। क्लियर है। फर्टिलाइजेशन जो होता था वो एग सेल के साथ होता था, और बीच में एक बहुत ही बड़ा आपको दिख रहा होगा, ये सेंट्रल सेल है, राइट। ये सेंट्रल सेल क्या होता है, ये सेंट्रल सेल होता है आपका सबसे बड़ा सेल होता है यहाँ पे, और इसके पास कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं बेटा। ट्रिपल फ्यूजन में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। क्लियर बात है। चलिए एक होमवर्क जल्दी से कमेंट में बताएंगे आप लोग कि ट्रिपल फ्यूजन में कौन कौन सा न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है। बताएंगे बेटा, मतलब बताएंगे। ठीक है, हम सभी का कमेंट का रिप्लाई करते हैं, हम सभी के कमेंट्स को देखते हैं। क्लियर बात है। कुछ कुछ अजीबो गरीब कमेंट्स मिले हैं हमें, तो कोई ना, अपना काम करते चलना है, राइट। एडवाइस देने वाले की कमी नहीं है। उसके बाद ये जो आप
डायग्राम देख रहे बेटा, वो कौन से टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक है? पहला तो ये मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक का मतलब क्या होता है? एक स्पोर से बनता है, याद कीजिएगा 4 मेगा स्पोर बना था, 4 में से 3 मेगा स्पोर डिजनरेट कर गया था, 1 मेगा स्पोर डेवलप करके माइटोसिस डिवीजन करके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया था। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? जल्दी बताएंगे, मोनोस्पोरिक। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे आपका क्या किया गया है, हाईलाइट किया गया है ना, बोल्ड पे हम जैसे लिखे हैं आप वहाँ पे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और इसी टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका डेवलपमेंट। यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है बेटा, कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है आपका। मेगास्पोर मदर सेल क्या डिवीजन करता है, फिर फंक्शनल मेगास्पोर कैसे बनता है, आगे फिर ऑर्गेनाइज कैसे होता है सेल में। प्लीज़ यहाँ पे आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट इसका आंसर का, ये डिफाइन कर चुके हैं, ठीक बात है। चलिए ये रहा इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों के लिए, ठीक है बेटा। हिंदी मीडियम के लिए देखिए डायग्राम आपका है सारा का सारा, निभाग अंग है बेटा आपका, ठीक है। प्रतिवांशत प्रतिव्यासांत हो गया, ठीक है। ध्रुवीय नाभिका हो गया, केंद्रीय कोशिका हो गया, अंडा हो गया आपका, उसके बाद सहक्रियाशील कोशिका हो गया बेटा, उसके बाद तंतुमय उपकरण हो गया आपका, यहाँ पे बीजांड द्वार हो गया। डायग्राम मैंने मस्त एकदम बना देंगे अच्छे तरीके से, 2 लाइन वहाँ पे ऊपर में एक्सप्लेन कर देंगे एंड देन फिर इसका पूरा विकास का कहानी अपना लिख देना है। क्लियर है? चलिए ये पूरा विकास का कहानी है, लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर का जो मार्क्स है अपना कंप्लीट हो गया। ये पूरे के पूरे 5 मार्क्स का है, सारा चीज़ आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है बेटा, ठीक है। तो बहुत सारे दिमाग लगाने के बाद जो है ये आया है, लेट्स सी क्या होता है, बट गारंटी है कि लड़ेगा क्वेश्चन, मतलब लड़ेगा, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे बेटा, एक एक चीज़ आपके लिए यहाँ पे लाए हैं हम लोग। डिस्क्राइब द सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक माइक्रोस्पोरेंजियम विद अ डायग्राम, ऑल्सो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। सामान्य आवृत बीजीय लघु बीजाणुधानी की संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए तथा उनके प्रत्येक भाग के कार्य समझाएं। बेटा ये कितनी बार हम लोग पढ़ चुके बताइए, प्रीवियस ईयर में, सॉरी प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोग काफ़ी टाइम ये कर चुके हैं, राइट। तो सबसे बाहर वाला क्या होता है, एपिडर्मिस। सेकंड वाला क्या होता है, एंडोथीशियम। तीसरा वाला क्या होता है, मिडिल लेयर। चौथा वाला क्या होता है, टैपिटम। और सबसे अंदर वाला क्या होता है आपका, जल्दी बताएंगे, यस स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है, ठीक बात है। ये जो 4 लेयर है बेटा, हिंदी में अगर बोले तो एपिडिडाइमिस बाहरी त्वचा हो गया, एंडोथीशियम यानी कि अंतरिस्थीशियम हो गया, मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत हो गया, और चौथा टैपिटम का टैपिटम ही कहते हैं, टपटपाता है ना फूड के लिए, याद है ना, बताए थे। चलिए वेरी गुड, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया बेटा, देख लेंगे यहाँ पे, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। नेक्स्ट आपका इसके पार्ट्स और देयर फंक्शंस क्या है, देखिए एपिडर्मिस का आउटर लेयर होता है बेटा, सबसे बाहरी परत होता है, सुरक्षा करने का कार्य करता है, ये सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है एंथर को। एंडोथीशियम क्या काम करता है, सबसे पहली बात तो एपिडर्मिस के नीचे रहता है, और ये क्या काम करता है बेटा, सबसे पहले ब्रस्टिंग है। ब्रस्टिंग मतलब समझते हैं ना, फटने वाला जो लेयर होता है वो यही होता है, डिहाइड्रेट करके फट। प्लीज़ बेटा अंडरलाइन करना नहीं भूलिएगा, अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, बार बार कह रहे हैं हम, ठीक बात है। कुछ टिप्स के बारे में जो हम लोग बात करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, वही चीज़ हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डेहिशंस होता है, स्टैंडर्ड टर्म्स को यूज़ करने का कोशिश कीजिएगा इंग्लिश मीडियम। अगर बेटा डेहिशंस भूल जाते हैं, इफ़ इन द केस कोई दिक्कत नहीं, आप बर्स्टिंग यूज़ कर सकते हैं, बट अंडरलाइन ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए हिंदी मीडियम में स्पूटन लिखते हैं बेटा, या फिर आप पटना भी लिख सकते हैं। चलिए मिडिल लेयर में क्या होता है आपका, फटाफट से देखेंगे। मिडिल लेयर जो होता है बेटा आपका 1 से 3 परतों का होता है, और ये क्या काम करता है, ये भी अर्ली स्टेज में पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देने का काम करता था, ठीक है। टैपिटम जो होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, और ये क्या चीज में मदद करता है बेटा, न्यूट्रिशन में। सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम क्या है, पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या प्रोवाइड करना, कहाँ चल गया भाई, हाँ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक बात है। और ये एक्साइन के और पॉलन कोट को भी बनाने में मदद करता है। एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन नाम का एक केमिकल होता था जो टफ होता था, है ना, कौन सा केमिकल बेटा, स्पोरोपोलेनिन। सब रिवीजन करते चलेंगे एक साथ में, ठीक बात है। 1 पंच 2 काम हमारा काम होगा, बहुत सारा काम, 2 नहीं बहुत सारा काम कर लेंगे। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन क्या था बेटा, एक प्रकार का रसायन था, एक प्रकार का आपका केमिकल था जो काफ़ी ज़्यादा टफ था, कठोर था, जिसके वजह से एक्साइन का लेयर बनता था, और ये एज अ फॉसिल भी यूज़ होता था, राइट। चलिए एक क्वेश्चन में दिमाग में आया, पूछे क्या, हालांकि करवा चुके हैं हम, फिर भी हम पूछ रहे हैं, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए कौन से
टेम्परेचर में उसको हम लोग रखते हैं, ठीक बात है, और कौन से सॉल्यूशन में रखते हैं बेटा, क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू आपका आ गया बेटा। स्पोरोजिनस टिश्यू में हमारा एक सेल कहलाता है पॉलन मदर सेल, पीएमसी जिसको कहते हैं, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। लोकेटेड रहता है सेंटर में। फंक्शन क्या काम होता है? मियोसिस का डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा? 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। वही 4 माइक्रोस्पोर, सॉरी स्कोर नहीं, स्पोर, 4 माइक्रोस्पोर, गलत नहीं बोले, स्पोर से ही तो आप स्कोर कीजिएगा ना, वाह। माइक्रोस्पोर को बनाता है, कितना माइक्रोस्पोर? 4 माइक्रोस्पोर को, और वही 4 माइक्रोस्पोर जो है किसमें बन जाता है? पॉलन ग्रेन में। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। और फिर ये क्या काम करता है बेटा? ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और पॉलन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटेक्शन करता है, नरिशमेंट करता है और उसका रिलीज करता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए ये पूरा का पूरा आंसर है आपका सेकंड क्वेश्चन का, हिंदी मीडियम ले ले बेटा, ठीक है। देखें यहाँ फटना है ना, लिखा हुआ डिविजन्स। चलिए अब आया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, ऑल्सो मेंशन देयर 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये मैंने हाइब्रिड क्वेश्चन बनाया है। हाइब्रिड बोले तो यहाँ पे क्या था ना कि 2 डिफरेंस था पहले क्रॉस और सेल्फ के बीच में, ठीक है, तो ये वाला भी घुसेड़ दिए है, जरूरी है, दोनों रिवीजन हो जाएगा हमारा। देखिए सेल्फ में पहले हम लोग क्या लिखते हैं? अरेंजमेंट बेटा, अरेंजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक बात है। अभी हम उठ सुत के आ गए, एकदम मुंह भी अजीब सा लग रहा है, बाल भी एकदम बिखरा हुआ सा लग रहा है, आ गए आपके सामने, आपको भी नींद हमको भी नींद, पढ़ने में मजा बिल्कुल नहीं आएगा, भले कितना भी बढ़िया पढ़ा ले आदमी, राइट। तो प्रेजेंटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे भी है, आंसर के साथ भी प्रेजेंट आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। देखिए बेटा प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, पहला बेसिक क्या क्या हम लोग को डिफाइन करना है यहाँ पे? डेफिनेशन, एजेंट का यहाँ पे नीड होता है कि नहीं होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है कि नहीं होता है, प्योरिटी ऑफ रेस रहता है कि नहीं रहता है, पॉलन वेस्ट ज्यादा होता है या कम होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में डेफिनेशन देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मेन चीज यहाँ पे क्या है? सेम प्लांट बेटा, तो ये वाला अंडरलाइन करना है आपको। क्या करना है? इसको अंडरलाइन करना है। क्रॉस पॉलिनेशन में देखेंगे तो क्या होगा? 1 प्लांट टू अनदर प्लांट ऑफ द फ्लावर, अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज को यहाँ करना, मतलब जाति एक होनी चाहिए, प्लांट आपका अनदर होगा। नीड ऑफ एजेंट, सेल्फ के लिए कोई भी एजेंट की जरूरत नहीं है बेटा, कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। नो एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड होता है, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट एक्सेट्रा। जेनेटिक वेरिएशन, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, घर के आपस में ही शादी ब्याह हो रहा है लोग का, तो कोई भी जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। जब आप विदेशी जगह से उठा के लाएंगे शादी ब्याह करने के लिए, तब जाकर के आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? जेनेटिक वेरिएशन मिलेगा। प्योरिटी ऑफ रेस का बात करें बेटा तो ये मेंटेन करता है प्योरिटी, क्योंकि इसका खानदान के ही लोग रहते हैं, इधर उधर से तो कोई आते नहीं है बाहर से, समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ पे प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन रहता है, और यहाँ पे प्योरिटी ऑफ रेस क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। दूसरा पॉलन वेस्टेज, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लेस होगा और यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एकदम ऐसे ही लिखना है आपको। 5 मार्क्स 5 पॉइंट, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 2, 4 और 1 5 हो गया ना। कौन आपको गलत कर देगा जी? कौन गलत करेगा? चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब होता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एडवांटेज में बेटा पहले आता है आपका कि ये मेंटेन करता है प्योरिटी ऑफ रेस, मतलब जो प्रॉपर्टी शुरू से चलते आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, उस चीज को वो चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? और दूसरा बोलता है सीड का फॉर्मेशन जो होगा बेटा वो assures the seed formation even in the absence of the pollinating agent. Pollinating agent if in the case absent भी है तो क्योंकि ये सेल्फ कर सकता है तो अपना सीड का फॉर्मेशन ये करता रहेगा। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जेनेटिक वेरिएशंस आपको मिलते हैं, और दूसरा क्या होता है बेटा आपका हाइब्रिड विगोर। ये हम पिछले क्लास में भी पूछे थे, किसी बच्चे का आंसर नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि आप देख नहीं रहे हो पूरा वीडियो। नहीं देखोगे तो अपने लॉस में रहोगे, हम क्या ही कह सकते हैं। हाइब्रिड विगोर जा करके देखिएगा कि क्या बताया गया था, ठीक है। हेल्दियर प्लांट्स को यहाँ पे आपको मिलता है। चलिए ले लेंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट। हाइब्रिड विगोर को वहाँ पे क्या करेंगे बेटा? हाईलाइट करेंगे। क्लियर है? अभी आप पूछेंगे ना ये वाला कि मैम होता क्या है, तभी हम बताएंगे, अदरवाइज हम नहीं बता रहे। जाइए, ऐसा नहीं है, होमवर्क दिए हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। पिछले बार में भी दिए हैं, इस बार भी दे रहे हैं आपको।
हिंदी मीडियम वाले बेटा देख लेंगे, परागकण की स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक होता है बेटा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होता है आपका दूसरा पौधा हो जाता है परागन कारक का बात करें तो यहाँ पे बाहरी कारक की जरूरत नहीं होती है, जबकि यहाँ पे बाहरी कारक की आवश्यकता होती है। आनुवांशिकता विविधता का बात करें तो ना के बराबर या बहुत कम, यहाँ पे क्या होता है अधिक होता है। वंश की शुद्धता यहाँ पे बनी रहती है, यहाँ पे बनती नहीं है। पराग अवयव अपव्यय मतलब वेस्ट का क्या है, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा अधिक है बेटा। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट अपन नहीं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका योगदान क्या क्या है देख लेंगे। वंश की शुद्धता को बनाए रखता है बेटा आपका कौन, स्वपरागन और परपरागन और दूसरा क्या करता है, परागन कारकों के अभाव में अगर कोई इंसेक्ट या कोई भी चीज नहीं रहा बेटा, ठीक है, कोई कारक नहीं रहा, तब भी ये अपने बीज का निर्माण कर सकता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैं अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक बात है। ऐसा वाला कहानी है सेल्फ पॉलिनेशन का, यानी कि स्वपरागन का। पर परागन में क्या है बेटा, अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होते रहती है, ठीक है और संकर शक्ति यानी कि नहीं बता रहे हैं, आपको बताना है, उत्पन्न करता है, जिससे संतति अधिक स्वच्छ और शक्तिशाली होती है, ठीक है बेटा। ले लेंगे स्क्रीनशॉट फटाफट से, दिख रहा है ना सभी को, सारा दिख रहा है, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिफाइन oogenesis विद द सुटेबल डायग्राम। oogenesis यानी कि आपको क्या बेटा बताना है, अंड जनन के बारे में बताना है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा जूम कर लेंगे अदरवाइज, ठीक है। चलिए तो अंड जनन यानी कि oogenesis बेटा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल बॉडी इज नोन एज oogenesis। सबसे सिंपल और सबसे इजी डेफिनेशन इसका, राइट। तो जब ये क्वेश्चन आएगा बेटा कैसे आपको करना है, पार्ट कैसे करना है, आंसर ध्यान से देखेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, किससे स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। डेफिनेशन स्टार्ट करने के बाद दूसरा हम लोग इसके कुछ फीचर्स के बारे में लिखेंगे कि क्या फीचर्स इसके बारे में हम लोग जान रहे होते हैं, ठीक है। तीसरा अगर यहाँ पे कोई डायग्राम है या इसमें फीचर्स के साथ यहाँ पे प्रोसेस भी बेटा हम लोग लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डायग्राम है तो यहाँ डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद अगर यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल जानते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे। ये जो चीज है ना ये कहलाता है ब्रह्मास्त्र। ये क्या कहलाता है, ब्रह्मास्त्र। कहने का मतलब है कि 5 मार्क्स को अपने कब्जे में करने का एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीका, नॉट सीक्रेट भी नहीं बोल सकते भाई, सीक्रेट बोल दिया क्या, नहीं सीक्रेट है ना, सीक्रेट तरीका। सीक्रेट क्या है, ये नॉर्मली है, सभी लोग जानते हैं बेटा। पहले जब भी हम लोग 5 मार्क्स क्वेश्चन करते हैं ना आंसर, हमेशा उसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये बता रहे। उसके बाद उसके फीचर्स और प्रोसेस के बारे में लिखेंगे, प्रक्रिया, पहले परिभाषा, उसके बाद उसका प्रक्रिया या उसका जो विशेषता है बेटा वो। अगर उसमें आप कोई भी रिलेटेड डायग्राम पढ़े हैं बिल्कुल बनाइए, पेंसिल से बनाइए। किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। और उसके बाद अगर यहाँ पे कोई एग्जाम्पल आपको कहीं भी मिल जाता है, एग्जाम्पल एकदम बेधड़क दे दीजिए, मिल गया आपको 5 मार्क्स। यहीं पे चीजें डिसाइड होता है बेटा। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, यहाँ पे 2 मार्क्स और यहाँ पे 1 मार्क्स, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या, अगर एग्जाम्पल रहा तो, ठीक है। अगर एग्जाम्पल नहीं रहा बेटा या आपका डायग्राम नहीं रहा तो ये डिस्ट्रीब्यूट यहीं पे हो जाता है। क्लियर बात है। यहाँ पे जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कुछ इस तरीके का रहेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला यहाँ पे हमारा नहीं रहेगा डायग्राम, सॉरी एग्जाम्पल नहीं रहेगा तो ऐसा रहेगा। किसी में डायग्राम रहेगा, किसी में एग्जाम्पल, दोनों साथ में रहेगा तो 1-1 मार्क्स करके क्या हो जाता है, दोनों में डिवाइड हो जाएगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फटाफट से, फटाफट ताड़ाताड़ी। हाँ तो क्या है बेटा, oogenesis बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सभी लोग जानते हैं। ये पहला पंच लाइन होता है कि भाई कुछ ना आए तो क्या है, oogenesis किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो क्या है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे लाइन पहला ये लिख देंगे, एग्जामिनर खुश, आहा वाह बच्चा को बड़ा आता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। किससे फॉर्म होता है, फीमेल जर्म सेल से, जिसको ओवोनियम कहते हैं, ठीक है। जब कहाँ मौजूद होता है, ओवरी में मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद अपना ये oogenesis कब से स्टार्ट होता है, जब बच्चियां जो होती हैं वो माँ के गर्भ में होती हैं, माँ के पेट में होती हैं। एम्ब्रियोनल स्टेज से बेटा ये स्टार्ट हो जाता है oogenesis का आपका प्रोसेस, राइट। तो
और कब तक आपका कंप्लीट होता है, वो प्यूबर्टी के बाद में होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। स्टेप ऑफ oogenesis 3 स्टेज में होता है। क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लिकेशन स्टेज होता है बेटा आपका, दूसरा होता है ग्रोथ स्टेज, और तीसरा क्या होता है, मैच्यूरेशन स्टेज। हिंदी मीडियम वालों के लिए ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो गया, गुणन अवस्था, प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था ग्रोथ वाला, और मैच्यूरेशन का क्या हो गया, परिपक्व प्रावस्था। यहाँ पे देख लेंगे बेटा क्या क्या होता है। ओगोनिया सेल डिवाइड करता है खुद को, मल्टीप्लाई करेगा माइटोसिस डिवीजन से, नंबर को बढ़ाएगा, फिर इसमें से आपका ग्रोथ होगा, साइज में ग्रोथ होगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेन हाईलाइट वाला बात है कि प्रोफेज अवस्था में, प्रोफेज 1 बेटा डिप्लोटिन अवस्था में ये आकर के क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, रुकने के बाद फिर ये कब तक रुका रहता है, जब तक प्यूबर्टी आपका नहीं आ जाए। ठीक है, प्यूबर्टी बोले तो क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे प्यूबर्टी को, यस, रिप्रोडक्टिव मैच्यूरेशन। फिर आता है आपका बेटा मैच्यूरेशन स्टेज। मैच्यूरेशन स्टेज में क्या होता है आपका, जो यहाँ पे म्योटिक डिवीजन रुक गया था ना, ये वापस से स्टार्ट होता है। एंड देन बेटा यहाँ पे फिर से एक जगह रुकता है। पढ़े होंगे आप लोग ये मेटाफेज 2 में, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में ये डिवीजन फिर से रुक जाता है। क्या चीज बना करके रुक जाता है, ये बना के रुक जाता है, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा। क्या हो गया इसे, चलिए क्या बोले बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ हम बोले कि ये जो है मेटाफेज 2 में आकर के रुक जाता है। मेटाफेज 2 किसका आएगा, ऑब्वियस ही बात है, ये मियोसिस 2 का। अर्धसूत्री विभाजन 2 के मेटाफेज 2 अवस्था में आकर के बेटा ये विभाजन क्या हो जाता है, फिर से रुक जाता है। क्यों रुकता है, पता है क्यों रुकता है, ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रियोल, तारक केंद्र की कमी की वजह से ये क्या होता है, रुक जाता है। बेटा एक चीज बता दे, सेंट्रियोल जो होता है ना, एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल होता है, कोशिकीय अंग होता है, जो जंतु कोशिकाओं में मिलता है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो डिवीजन नहीं होगा, है ना, विभाजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इसीलिए तो ये यहाँ पे वापस से रुक जाता है बेटा। तो अगर यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म आया और फर्टिलाइज किया तो प्रेगनेंसी अटेन हो जाएगा। यहाँ से ये जो रुका हुआ था ये वापस से कंटिन्यू हो जाएगा, एनाफेज 2 करेगा और डिवीजन यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो सेंट्रियोल और न्यूक्लियस 2 ही चीज देता है ओवम को, और कुछ भी नहीं देता है। ठीक बात है। जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु को क्या देता है बेटा, एक तारक केंद्र देता है और दूसरा केंद्रक ही देता है, उसके अलावा कुछ नहीं देने के लिए आता है। क्लियर। चलिए आगे की और बात करते हैं बेटा हम लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आएगा आपका मियोसिस 2 में देख लेंगे, सारा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर। फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, फिर सेकंड पोलर बॉडी बनता है, और ये रहा, ये डायग्राम बनाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख लेंगे, प्राइमरी oocyte हो गया आपका, ठीक है, प्राइमरी oocyte आपका हो गया, ये हो गया ओगोनिया डिवाइड करेगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा, प्राइमरी oocyte बनाएगा, फिर ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेगा, कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। इसी दौरान आपका सेकेंडरी oocyte बनेगा, बच्चे का जन्म हो चुका है, फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे है, यही सेकेंडरी oocyte फिर से डिवीजन करेगा मियोसिस 2 का, यहाँ पे ओवम बन करके, यहाँ पे सेकेंडरी बॉडी बन करके क्या है, रेडी है। ठीक है, ओवम को सेकेंडरी oocyte कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। और देखिए बच्चा यहीं पे आकर के जो रुका है ना, वही यहाँ पे आपका रुका है मेटाफेज 2 में। कहाँ पे रुका हुआ है ये रुका है, अरे यार ये रुका है मेटाफेज 2 में रुका हुआ है। ठीक बात है। चलिए ले लेंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट, इसका प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा लिखने का। चलिए नेक्स्ट आते हैं हिंदी मीडियम के लिए। देखिए बेटा सारा का सारा लिखा हुआ है। अंडजनन की प्रक्रिया क्या होती है, अंडाणु का निर्माण जो है वह क्या कहलाता है, आपका अंडजनन कहलाता है। कहाँ पे होता है ये, अंडाशय में होता है, स्त्री जनन कोशिका के माध्यम से या उसके द्वारा। और 3 प्रमुख चरण होते हैं इसमें, वृद्धि चरण होता है, ठीक है, उसके बाद सॉरी यहाँ पे गुणन होगा बेटा, गुणन होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ऐसे लिखा हुआ है
बहुगुणन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, बहुगुणन चरण हो गया, या गुणन अवस्था आप बोल सकते हैं, वृद्धि अवस्था बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, वृद्धि अवस्था में के बाद मैचुरेशन आएगा आगे भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे हुआ अर्धसूत्री विभाजन 2 हुआ। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है, ये लिख लेंगे बेटा। और एक चीज यहाँ पे एक चीज देखिएगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, गड़बड़ाइएगा नहीं, हम थोड़ा हाईलाइट यहाँ कर दे रहे हैं। थर्ड वाला जो अवस्था है ना, वो ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा परिपक्व प्रावस्था, ये रहा, ये देख लेंगे। क्लियर है, 1 2 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बनाना प्लीज मत भूलिएगा, है ना, इसके लिए मार्क्स आपके लिए वहाँ पे छुपाया रहता है, बोलेगा नहीं या आरेखीय बोल देगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है हमारा डिस्कस द रोल ऑफ एफएसएच एंड एलएच इन द गैमेट फॉर्मेशन। एलएच का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका होमवर्क है, बताएंगे, होमवर्क क्या बताएंगे, लिखा ही होगा कहीं ना कहीं, है कि नहीं। एलएच का फुल फॉर्म होता है बेटा आपका क्या, ल्यूटिजाइंग हार्मोन, और एफएसएच का क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बताना है आपको कि ये दोनों ही हार्मोन मिलता है मेल और फीमेल दोनों में, नर और मादा दोनों में ही मिलता है। अब ये जो हार्मोन है दोनों, ये दोनों किस किस तरीके से गैमिट को फॉर्म करने में, युग्मक जनन में कैसे सहायता करते हैं बेटा, ये जानना है। तो पहले हम लोग जानते हैं मेल वाले में, तो मेल वाले में रोल ऑफ एफएसएच का क्या होता है, देखिए पहले तो फुल फॉर्म जरूर से लिखिएगा, ठीक है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा क्या है आपका ल्यूटिजाइंग हार्मोन। और कहाँ से ये बेटा स्राव होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से सिक्रीट होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। प्लीज अंडरलाइन करेंगे, है ना, यहाँ पे देखिए आप हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। और ये क्रूशियल रोल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बेटा गैमेटोजेनेसिस में, ठीक है, स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन में। तो पहले मेल में देखते हैं, तो ये एफएसएस जो होता है वो सर्टोली सेल में एक्ट करेगा, जो कि सर्मिफेरस ट्यूब्यूल में मौजूद होता है, ठीक है। और ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, मतलब स्टिमुलेट का मतलब क्या करता है, एक्टिवेट, उत्तेजित करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्म के फॉर्मेशन को, ठीक बात है। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी फॉर्मेशन करता है, एबीपी न्यूज नहीं बोलना है, एबीपी हार्मोन होता है, विच हेल्प्स टू मेंटेन द हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। टेस्टोस्टेरोन का ही दूसरा नाम एंड्रोजन होता है, रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, और ये सपोर्ट करता है मैच्योरेशन ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म। ये हो गया आपका कहाँ पे, मेल वाले का काम। इसमें बेटा हम कुछ हम लोग क्लास में एक ये भी डिस्कस किए थे, इसका याद है, चार्ट, तो वो चार्ट भी आप बनाएंगे यहाँ पे, खाने वाला चार्ट नहीं, मुंह में पानी आ गया, अभी भूख नहीं लगाना है, अभी पढ़ना है। चलिए बेटा फीमेल में देखते हैं। फीमेल में आपका क्या करता है, ये ग्रोथ और मैच्योरेशन करता है ओवेरियन फॉलिकल का, याद होगा, ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी, फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल आता है, तो उसके मैच्योरेशन में ये क्या करता है, मदद कर रहा होता है, तभी तो फिर ओव्यूलेशन होता है ना। हाँ, और ये फिर एक हार्मोन को भी रिलीज करता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन हार्मोन, फीमेल हार्मोन होती है, और ये प्राइमरी oocyte को डेवलप करने में मदद करता है सेकेंडरी oocyte में, ठीक है बेटा। प्राइमरी oocyte को डेवलप करने में मदद करता है किसमें, सेकेंडरी oocyte में, ध्यान रखेंगे। चलिए ये हुआ। अब एफएसएच का वो बात था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वो बात था। अभी जानते हैं एलएच में क्या है, ल्यूटिजाइंग हार्मोन का क्या है, मेल में ये क्या काम करता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आईसीएसएच फुल फॉर्म पूछता है, आईसीएसएच का फुल फॉर्म क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एलएच को दूसरा नाम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कहीं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन तो नहीं ना समझ रहे हैं, आईसीएसआई भी था ना एक, याद होगा, ठीक है। तो देखिए वो भी रिवीजन हो गया हमारा। किसके ऊपर ये काम करता है बेटा, एलएच जो हार्मोन होता है वो किसके ऊपर एक्ट करता है, लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करता है। ये लेडिक सेल कहाँ पे मौजूद होता है, टेस्टिस के अंदर मौजूद होता है, क्लियर है। और क्या चीज को ये सिक्रीट करता है, ये भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी कि एंड्रोजन को फॉर्मेशन करता है, मतलब सिक्रीट करता है। एंड्रोजन जो होता है बेटा, ये क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है।
क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन होता है, नर जनन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या क्या कैरेक्टर आएंगे बेटा? बियर्ड्स, मूंछ, दाढ़ी आना, शोल्डर्स ब्रॉड होने, है ना, आर्मपिट्स पे हेयर आना, टेस्टिकल्स का बढ़ना, पेनिस का एनलार्ज होना, ठीक है, ये सब आपका आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है पता है? बताएंगे कोई तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है वो आपका होमवर्क में बताना है। फीमेल में एलएच क्या वर्क करता है देखेंगे। इंड्यूस ओव्यूलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई, ये क्या काम करता है? ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच सेकेंडरी oocyte और ओवम रिलीज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, वेरी गुड। और ये कब होता है बेटा? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक बात है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अंडोस्तर कहते हैं बेटा हिंदी में से हम लोग। कन्वर्ट द रप्चर फॉलिकल इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, किस में कन्वर्ट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। अगेन कॉर्पस ल्यूटियम, पिछले बार भी हम क्वेश्चन पूछे हैं पुराने वीडियोस में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करने में मदद करता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा ही हुआ है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये करता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है? व्हाट डज दिस प्रोजेस्टेरॉन डू परफॉर्म, है ना। तो बेटा ये जो होता है ना, यूट्रस के वॉल को मेंटेन करने का काम करता है। और जैसे ही ओव्यूलेशन खत्म हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम इधर बन रहा है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो रहा है, इधर यूट्रस का वॉल मेंटेन हो रहा है, ठीक बात है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम 9 मंथ तक रेगुलरिटी में रहेगा, ठीक है, 9 मंथ तक आराम से ये रहेगा जब तक प्रेगनेंसी रहेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम, पहली बात तो ओवम डिजेनरेट कर जाएगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है बेटा, ये जो येलो कलर का था अब ये थोड़ा सा व्हाइटिस्ट कलर में चले जाता है और ये बन जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस जैसे ही बनता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सीधा क्या हो जाता है? डाउन। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा तो यूट्रस का वॉल कैसे बनेगा? तो क्या आपको ध्यान में रखना है, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हुआ, ठीक बात है, तो यूट्रस का वॉल भी मेंटेन रहेगा। और अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बेटा गिरा तो यूट्रस का वॉल भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे गिरेगा। और ये किसका रिजल्ट करता है? यस, मेंस का, यानी कि 4 दिन का जो ब्लडिंग जाता है, 5 दिन का जो ब्लडिंग जाता है पीरियड्स के दौरान, उस पे रिजल्टेंट होता है बेटा, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? एफएसएच और एलएच दोनों साथ साथ, हम साथ साथ हैं में काम करेगा। जैसे हम और आप लोग अभी साथ साथ काम कर रहे हैं ना एग्जामिनेशन से लड़ने के लिए, वैसे ही एलएच और एफएसएच भी साथ साथ वर्क करेगा ताकि ये क्या बना सके? गैमिट का फॉर्मेशन कर सके। आप अभी जस्ट देखे ना बच्चों, अभी आप जस्ट देखे ना, यहाँ पे भी ये काम कर रहा था। टेस्टोस्टेरॉन होगा तभी तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो, गैमिट फॉर्मेशन ही तो हुआ। एफएसएच का क्या काम है? ग्रोथ हार्मोन है बेटा, ये मेनली प्रमोट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ गैमिट्स को। और एलएच क्या करता है? फाइनल मैच्योरेशन, है ना, बिल्डिंग सेट करता है आपका एलएच। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका सारा। हाइपोथैलेमस से निकलता है बेटा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। इससे 2 हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, एफएसएच और एलएच को। एफएसएच जो होता है वो सर्टोली सेल पे जाके एक्ट करता है, जबकि एलएच जो होता है वो कहाँ पे एक्ट करता है? लेडिक सेल पे। कैसे याद करेंगे बेटा? एल फॉर ल्यूटिजाइंग हार्मोन, एल फॉर लेडिक सेल, ठीक है, दोनों भाई भाई एक साथ काम करेगा। क्लियर? बाकी जो दूसरा बचा एक सर्टोली सेल पे काम करेगा। सर्टोली सेल 2 हार्मोन को रिलीज करेगा, दो प्रोसेस को भी करेगा। इनहिबिन हार्मोन होता है और एक स्पर्मेटोजेनेसिस को भी क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा। लेडिक सेल इस टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन को रिलीज करता है। यही टेस्टोस्टेरोन किस चीज में मदद करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करेगा। क्लियर है बेटा? नेगेटिव फीडबैक भेजेगा अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है तो। और ये वाला हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप जानते ही हैं, ये पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। ये यूट्रस का वॉल दिखा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल दिखा रहा है, यहाँ पे फॉलिकल्स के अंदर क्या बीत रहा है वो दिखा रहा है, और एलएच और एफएसएच का क्या दिखा रहा है? यहाँ पे फंक्शन दिखा रहा है। क्लियर है? अगर आप बोलेंगे इसका एक अलग सा वीडियो लाने के लिए तो एक शॉर्ट वीडियो हम लोग लेते आएंगे इसका, ठीक है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डिमांड करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते बेटा। ये इंग्लिश मीडियम हो गया बेटा, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए देख लेंगे।
सारी चीजें वही हैं जो हम बोले हैं अभी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हिंदी मीडियम के लिए बेटा आप भी वही वाला डायग्राम बना लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, एक्सप्लेन द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब क्या हुआ, मोनो का मतलब 1 हुआ है ना, यानी कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1 कैरेक्टर को लेने वाले हैं, है ना, 1 कैरेक्टर को लेने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं हाइट, हाइट क्या है आपका 1 कैरेक्टर, इसके 2 एलील आएंगे, एक आएगा आपका टॉल जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जीन को कैपिटल टी से, और एक क्या होता है ड्वार्फ। टॉल का मतलब लंबा हो गया बेटा, ड्वार्फ का मतलब क्या हो गया, नाटा हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस क्या होगा रिसेसिव, ठीक है। अभी ये क्या बना रहा है, गैमिट बना रहा है, तो गैमिट कैसे बनेगा, GAMETE, गैमिट यानी कि युग्मक। गैमिट कैसे बनेगा, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे क्या बनेगा स्मॉल टी, अब दोनों मिलेगा, दोनों फर्टिलाइज करेगा, कैपिटल टी और क्या बनेगा स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। ये हमारा आया F1 जनरेशन, कितना आया F1 जनरेशन, ठीक बात है। F1 जनरेशन बेटा आपका हो गया, यहाँ पे F1 जनरेशन ये रहा, यानी कि सारा का सारा क्या आया हमारा टॉल आया, क्लियर। और आपका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस है यहीं पे कंप्लीट हो गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक कैरेक्टर को लेकर के हम लोग क्रॉस करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर आएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। लेकिन एक केस होगा क्या कि पेरेंट्स जो होगा वो होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, समयुग्मी कंडीशन में होना चाहिए, ठीक बात है। इसीलिए देखिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा, आप जा करके देखेंगे इसको, क्लियर। देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये क्रॉस बिल्कुल बनाएंगे आपको, इसके लिए ही मार्क्स आपको मिलने वाला है आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद है आपका फर्स्ट फीलियर जनरेशन क्या है आपका, देखेंगे फर्स्ट फीलियर जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन को ही हम लोग कह रहे हैं। सेल्फिंग ऑफ F1 प्लांट हो गया, सेकंड फीलियल जनरेशन आपका हो गया ये, ठीक है। सेकंड फीलियल जनरेशन में मतलब F2 जनरेशन में आपका आ जाएगा जीनोटाइप क्या आ जाएगा, ये ऐसे नहीं लिखने का होता है, ये गलती हो गया है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बेटा, देखिए कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी, स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी, ठीक है। कितना है कैपिटल टी 1:2, T:1, ठीक है। फिनोटाइपिक का अगर देखेंगे तो टॉल इज टू क्या लिखेंगे डॉर्फ, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, और इसके नीचे लिखेंगे 3:2 क्या लिखेंगे 1, या फिर इसके बगल में, क्लियर। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि F1 जनरेशन में जो भी ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो हमेशा क्या रहेंगे डोमिनेंट नेचर को ही शो करेगा बेटा, रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाता है, ध्यान रखना है। देयरफॉर F1 जनरेशन ऑफ ऑल प्लांट्स आर टॉल, ठीक बात। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है। कंक्लूजन क्या निकला कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है बेसिकली ये किसके लिए दिखा रहा होता है बेटा, आपका F1 जनरेशन के लिए दिखाता है, कभी कभी MCQs में पूछता है किसके लिए स्पेशली ये बात करता है, क्लियर। कंक्लूजन यहाँ देखेंगे, ये सब ना इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग बात करेंगे बेटा। डेफिनेशन, फिर से बोल रहे हैं, डेफिनेशन, फीचर्स, उसके बाद अगर कोई एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल देंगे, क्लियर। उसके बाद अगर वहाँ पे कोई आपका क्या कहते हैं एग्जाम्पल के बारे में बोल रहे थे ना, हाँ, तो एग्जाम्पल होगा तो एग्जाम्पल दे देंगे, एंड लास्ट अपना क्या देंगे, कंक्लूजन जरूर देंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा बेटा एक संकरण का, ठीक है, एक संकरण का देख लेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ ऐसे जैसे लिखे ना वैसे ही लिखेंगे, पेरेंट्स का जनरेशन यानी कि जनक लिखेंगे, युग्मक लिखेंगे, F1 जनरेशन लिखेंगे, फिर यहाँ पे युग्मक लिखेंगे, F2 जनरेशन लिखेंगे, बाद में जाकर के यहाँ पे अपना सारा लिखेंगे, क्लियर है। ले लेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। बेटा देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग बैक क्रॉस के बारे में जानते हैं, ठीक है। बैक का मतलब क्या होता है, पीछे, राइट। तो यहाँ पे पहले हम एक चीज़ लिखते हैं बैक क्रॉस के बारे में, थोड़ा सा लंबा जाएगा बट प्लीज पेशेंस रखिएगा, ठीक है। बैक क्रॉस का मतलब होता है F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग आया है, यानी कि F1 पीढ़ी में बेटा जो भी संतति आया है उसको हम लोग क्रॉस कराएंगे उसी के पेरेंट्स के साथ,
ठीक है, उसी के पेरेंट्स के साथ, चाहे वो डोमिनेंट पेरेंट हो चाहे वो क्या हो जाए रिसेसिव पेरेंट हो, उसी को क्या कहते हैं बैक क्रॉस, पीछे जाकर के क्रॉस करवाएंगे। क्लियर बात है। तो F1 जनरेशन में जो भी ऑफ स्प्रिंग आया हो, जब उसको हम उसी के डोमिनेंट या रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे, उसी क्रॉस को क्या कहते हैं हम लोग, बैक क्रॉस कहते हैं। क्लियर है। ये दो तरीके का होता है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो हमें किसी क्या पूछा गया, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस सुनेंगे बेटा क्या होगा, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है, ये हम किसके बारे में बता रहे हैं अभी, टेस्ट क्रॉस के बारे में बता रहे हैं। और ये आपको बनाना है, ठीक है, वो वाला तो नहीं, ये वाला ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका शो द फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। मोनो हाइब्रिड का पूछा है, देखिए मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पूछा है। अगर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पूछता है तो उसका भी रिजल्ट हम बता देंगे आपको। तो बेटा पहले क्या करेंगे, F1 जनरेशन में आपका क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम आपका ऑलरेडी कम रहता है, 3 घंटे का टाइम रहता है। क्रॉस करवाएंगे बेटा। देखिए टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है व्हेन F1 ऑफ स्प्रिंग इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट। जब F1 संतति, जब F1 में प्राप्त संतति, ठीक है, अपने ही अप्रभावी जनक के साथ क्या करता है बेटा, संकरण करता है, उसी क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड तो नहीं कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कह सकते हैं, ठीक बात है। मोनो हाइब्रिड कब होगा, जब एक कैरेक्टर रहेगा, 2 कैरेक्टर रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डाई हाइब्रिड रहेगा, याद रखना है। और क्योंकि हम लोग अगर रिसेसिव यानी कि अप्रभावी बोल रहे हैं, तो अप्रभावी हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही रहता है, तो उसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं है। उसके बाद फटाफट हम लोग क्या बना लेंगे, यहाँ पे गैमिट बना लेंगे। गैमिट यहाँ कितना बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्या बन जाएगा, 1 टी बन जाएगा। पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर इस तरीके से बनता है हमारा, यहाँ पे रहा है एक जनक, मतलब एक जनक इधर बना देंगे, एक जनक का गैमेट यहाँ बना देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए इसको इससे, ठीक है, यहाँ आया, फिर इसको इससे, ठीक है, एक बार इसको इससे किया बेटा, ये आया, फिर इसको इससे किया, ये आया, ठीक है। ये क्या निकला हमारा, ये क्या निकला हमारा, चलिए ये निकला हमारा टेस्ट क्रॉस। ये क्या निकला, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब इसी का हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा है भाई, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा, बाहरी लक्षण जो हम लोग को दिख रहा होता है। तो क्या क्या दिख रहा है, एक तो टॉल दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, डॉल्फ। तो टॉल इज टू ड्वार्फ, ठीक है, टॉल इज टू क्या आ गया, डॉर्फ। तो कैपिटल टी, सॉरी 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 सॉरी, कितना आ गया इसका रेशियो बेटा, 1:1। जीनोटाइप भी पूछेगा तो जीनोटाइप भी सेम आएगा, 1:1। यही तो खासियत है, यही तो खासियत है ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चन पूछने का, कि कौन सा ऐसा क्रॉस है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम आता है। तो टेस्ट क्रॉस भी है वो क्रॉस, ठीक है, यानी कि इसके अलावा भी कोई और जरूर क्रॉस होगा, राइट। तो देखेंगे बेटा, ये रहा, क्लियर, ये रहा जीनोटाइप, ये वाला जरूर बनाएंगे आप, क्लियर है। देख लीजिएगा यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, बैक क्रॉस का यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया है टेस्ट क्रॉस का, तो टेस्ट क्रॉस का हम लोग यहाँ पे करके दिखा दिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ले लीजिए, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, साफ सुथरा से बनाएंगे, ये वाला नहीं, इधर वाला ही पूरा आपको बनाना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा आपका जीनोटाइप फिनोटाइप सारा हम निकाले हुए हैं, यहाँ पे दिख गया, 2 टॉल है आपका, 2 डॉट निकलता है। ये कब निकलेगा बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। हालांकि ये पूरा पूरा रेशियो आप निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 1 टॉल और 1 डॉर्फ निकलता है, ठीक है। यहाँ पर पता है 2 क्यों लिख दिया, वो जो कैपिटल टी स्मॉल टी लिए थे, स्मॉल टी लिए थे ना, उसका जब 2 गैमेट, स्मॉल टी का जब 2 गैमेट बना लेते हो तो अलग अलग, तब ये आपका निकलता है। बाकी ऑल ओवर जब इसको कटिंग करेंगे तो 1:1 ही आएगा, क्लियर है बेटा। फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेटा, उनके आपके लिए भी यहाँ पे क्रॉस हम बना देंगे, अदरवाइज आप पीछे जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जनक, जनक में क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, युग्मक, युग्मक के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। उसके बाद आ जाएगा आपका पुनेट स्क्वायर, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर एक बार स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिनो टाइप, और यहाँ क्या लिखेंगे, जीनो टाइप। फिनोटाइप कितना हो गया, टॉल इज टू ड्वार्फ,
लंबा एवं बौना आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1:1। और जीनोटाइप क्या हो गया, सेम है जो वहाँ किए है वही चीज़ है। क्लियर बेटा, ये यहाँ पे करके लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका, ये सारा बेटा ले लेंगे, देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उपयुक्त उदाहरण की सहायता से इसका वर्णन करेंगे। ठीक बात है, विभाजन के नियम बेटा हम लोग कहते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे गैमिट बनाने का बात है ना, कि क्या पेरेंट था, यहाँ पे पेरेंट था कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ गैमिट जो बना रहे बेटा, तो गैमिट क्या बन रहा है, अलग अलग करके बन रहा था कि नहीं बन रहा था। ठीक है, फिर इसका इससे मिला तो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, इसी को जब हम लोग F2 जनरेशन में ले गए थे, इसी को हम लोग क्या किए थे F2 जनरेशन में, देखिए यहाँ पे बनाते हैं, पेरेंट था कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमिट बनाए कैपिटल टी और यहाँ पे क्या आया स्मॉल टी, दोनों मिल गया, क्या बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। देख रहे हैं यहाँ पे गैमिट अलग अलग हुआ। अच्छा, इसी का मान लीजिए F2 जनरेशन में आप समझिए, F2 जनरेशन में समझिए, यहाँ पे इसी को हम लोग फिर से पेरेंट्स बना देते थे, जनक बना देते थे, राइट, याद है। अब यहाँ पे इसका गैमिट बनाते थे, तो कैसे बनाते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे पेरेंट्स लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स लिख देंगे बेटा। जब इसका हम लोग क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे भी क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। देख रहे हैं आप, गैमिट यहाँ अलग हुआ ना बेटा, टॉल अपने आप को दिखा रहा है, डॉर्फ अपने आप को दिखा रहा है, वही है आपका क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के लॉ से यहाँ पे मिला था बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आपका 2 लॉ मिला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है। और जो थर्ड लॉ है, उस थर्ड लॉ का नाम क्या था वो बताना है आपको, और वो कब मिला था वो भी बताना है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर, चलिए ये देख लेंगे बेटा, सारा का सारा लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ गैमिट। ठीक है, सेपरेशन ऑफ गैमिट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, सीधा सीधी बात है। ये जरूर बना देंगे, हिंदी मीडियम के लिए बेटा देख लेंगे। युग्मक का अपव्यूहन, ठीक है, अपव्यूहन बोलते हैं, अलग होना बेटा, पृथक्करण होना। ठीक है, पृथक्करण होना, तभी वही कहलाता है आपका विभाजन का नियम या फिर पृथक्करण का नियम। व्याख्या लिखा हुआ है, निष्कर्ष जरूर से लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता चुके हैं कि कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बीच, मतलब बीच तो नहीं बोल रहा है, दोनों अलग अलग था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, तो हम दोनों कवर यहाँ पे कर लिए हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को क्या कहते हैं बेटा, और उसका एग्जाम्पल के सहित आपको बताना है। अपूर्ण प्रभाविता और प्रभुत्व। तो देखिए पहले क्या है हमारा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाम से पता चल रहा है कि ये एक्सेप्शन है को डोमिनेंस का, नहीं, ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता था, F1 जनरेशन में जो भी पेरेंट्स आएगा वो, जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा वो हमेशा डोमिनेंट नेचर का होगा। लेकिन ये बोलता है, जब मेंडल आगे बढ़ा, कुछ रिसर्चेस हुआ, तो पता चला कि नहीं भाई, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना बिहेवियर, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना बिहेवियर अलग शो करते हैं, मतलब मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते हैं। क्या था वो एग्जाम्पल, फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन, है ना। क्या था बेटा इसके फ्लावर में, देखेंगे पेरेंट्स लेंगे, ठीक है, पेरेंट्स लेंगे, तो पेरेंट्स यहाँ पे क्या था, रेड को क्रॉस किए थे किसके साथ, वाइट के साथ। ये आपको बनाना है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक बात है। अब इसका बनाएंगे गैमिट, गैमिट क्या बनेगा, कैपिटल आर, यहाँ गैमिट क्या बनेगा, स्मॉल आर। अभी यहाँ पे आया आपका F1 जनरेशन, ये दोनों गैमिट का होगा फ्यूजन, बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। बताइए बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको क्या होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रेड नहीं, यहाँ पे क्या दिखा हमको, ब्लेंडिंग कैरेक्टर दिखा, यानी कि यहाँ पे क्या दिखा, पिंक दिखा, और यही कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना ही पूरी तरीके से डोमिनेंट, ना ही पूरी तरीके से रिसेसिव, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया, बीच का कैरेक्टर आया, समझ में आया, इसी को कहें हम लोग। ये डायग्राम जरूर बना करके आप दिखाएंगे, क्लियर है। उसके बाद यहाँ से आपका F2 जनरेशन में भी अगर इसको आप ले जाते हैं, पेरेंट्स क्या बनाते हैं, इसको वापस से आप क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं, ठीक है, सेल्फिंग करवाते हैं बेटा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से करवाएंगे, गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, एक जगह कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर,
यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये क्या हो गया? ये हो गया रेड कलर, ये हो गया पिंक कलर, है ना, ये भी हो गया पिंक कलर, और ये क्या हो गया? वाइट कलर। यानी कि अगर इसका हम पहले फिनोटाइप निकाल लेते हैं, अगर इसका हम फिनोटाइप निकालेंगे तो फिनोटाइप क्या है? रेड इज टू, है ना, क्या निकलेगा बेटा? पिंक इज टू वाइट। दिख रहा है ना सभी को? हाँ ठीक। रेड इज टू पिंक इज टू वाइट निकालेंगे बेटा, कितना निकलेगा? 1:2, 2:1। रेड कितना है? 1, पिंक कितना है? 2, और वाइट कितना है? 1। इसलिए फिर उसके बाद अगर इसको हम जीनोटाइप निकालते हैं, क्या निकालते हैं? जीनोटाइप। दिख रहा है ना जीनोटाइप का स्पेलिंग बेटा? कि लिख दे अच्छे से, लीजिए लिख देते हैं जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप जब लिखते हैं बेटा तो क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल आर इज टू कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू स्मॉल आर स्मॉल आर। गिनिए कितना है? 1:2, 2:1। बोले ना यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप फिर से इक्वल आया कि नहीं आया? बिल्कुल, टेस्ट क्रॉस में भी इक्वल था बेटा, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी इक्वल हुआ। ये करने के बाद इधर नीचे लिखेंगे, की पॉइंट्स लिखना है आपको कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है यहाँ, और फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो सेम आता है F2 जनरेशन में। इज इट क्लियर? कोई सप्रेस नहीं होता है, सब अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो कर रहा है। चलिए आगे बढ़े। ये वाला जो है आप ले ले होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में आपका क्या बोल रहा है? कोडोमिनेंस के बारे में पूछा है। कोडोमिनेंस, को एजुकेशन समझते हैं, जिसमें लड़का और लड़की साथ में बेटा एक ही स्कूल में एक ही क्लास में बैठ करके पढ़ते हैं, उसको को एजुकेशन कहते हैं ना, कोऑर्डिनेट कहते हैं ना साथ में। वैसे यहाँ पे कोडोमिनेंस में क्या होता है? ये भी एक्सेप्शन है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक बात है। इसमें क्या होता है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो अलग ही कैरेक्टर दिख रहा था, राइट। यहाँ पे जो दो कैरेक्टर, यानी कि जो डोमिनेंट वाला और जो रिसेसिव वाला जिसको आप बोलते हैं, वो दोनों बोलता है कि भाई हम अपने आप को डोमिनेंट ही बताएंगे। क्लियर है? उसका उदाहरण आपका क्या है? ब्लड ग्रुप ए, जैसे ए बी। जैसे बेटा यहाँ देखिए, इसके बाद ये वाला कहानी के बाद आपको ऐसे बनाना है। वहाँ पे पेरेंट्स लेंगे हम IA और IA, जो कि ब्लड ग्रुप ए को दिखा रहा है, और ब्लड ग्रुप बी को दिखा रहा है IB और IB। दोनों ही अपने आप में डोमिनेंट है, और O क्या होता है? रिसेसिव होता है। ध्यान रखेंगे, जब I और O रहेगा, सॉरी A और O रहेगा तो कौन दिखेगा आपका? बिल्कुल सही, कौन दिखेगा? डोमिनेंट वाला। यानी कि डोमिनेंट कौन है? ग्रुप A। O क्या होता है? रिसेसिव होता है। हम क्या कह रहे हैं बेटा? जब ऐसा कंडीशन रहेगा तब इसमें ब्लड ग्रुप क्या दिखेगा? फिनोटाइप A दिखेगा, समझे। और जब ऐसा रहेगा तब कैसा दिखेगा वो यहाँ ऐसा में बताएंगे हम। क्लियर? चलिए गैमिट आते हैं। गैमिट क्या बनेगा इसका? जल्दी बोलेंगे। IA और IA। यहाँ पे क्या बनेगा? IB और IB। अच्छा, F1 जनरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा पेरेंट्स बन के निकल के आ गया IA और IB। यहाँ पे इसका जो बेटा फिनोटाइप होगा वो ब्लड ग्रुप कैसा दिखेगा? AB ब्लड ग्रुप। समझ में आया? कोई एक दूसरे को नहीं दबाएगा, सब बोलेगा हम शेर तो वो बोलेगा हम सवा शेर। ठीक, नॉट सवा शेर, बोलेगा हम शेर तो हम भी शेर, हम भी किसी से कम नहीं। क्लियर? तो देख लेंगे बेटा, बोथ दिखता है, बोथ एंटीजन्स आपको दिखता है, एक्सप्रेस होता है इक्वली। एक्सप्रेस क्या होता है आपका? यहाँ पे दोनों एंटीजन इक्वली एक्सप्रेस होता है। ध्यान रखेंगे, की पॉइंट क्या रखना है? फुली एक्सप्रेस होता है, कोई मिक्सिंग नहीं होता है, कोई ब्लेंडिंग नहीं होता है कैरेक्टर का। क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए, शॉर्ट में यहाँ पे डिफरेंस था, डिफरेंस को भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किसी भी तरीके का ब्लेंडिंग नहीं होता है, मिश्रण नहीं होता है, जबकि कोडोमिनेंस में ब्लेंडिंग, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना बेटा, ब्लेंडिंग यहाँ पे होता है, कोडोमिनेंस में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होता है। इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिलता है। ऑब्वियस बात है, मिश्रण होगा तो कोई ना कोई तो इंटरमीडिएट मिलेगा ही ना, और यहाँ पे आपका ट्रेट मिलता है। पिंक फ्लावर, AB ब्लड। अच्छा, कोडोमिनेंस का ना रोन सुने? रोन, चितकबड़ा, रोन कलर ऑफ कैटल्स। ठीक है, देखे होंगे चितकबड़ा गाय वगैरह, बकरी वगैरह, वैसा 2 कलर रहता है उसमें, डॉग्स होता है। कंक्लूजन है बेटा, कंक्लूजन जरूर से लिखेंगे। क्लियर? आगे बढ़े, कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस ट्रेट्स मिक्स टू फॉर्म अ न्यू फिनोटाइप। ठीक है, अ न्यू फिनोटाइप वाइल इन कोडोमिनेंस बोथ ट्रेट्स अपीयर टुगेदर विदाउट मिक्सिंग। बस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं बेटा, हिंदी मीडियम के बच्चों वहाँ पे हम बना दिए हैं, यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा क्या? जाकर के पीछे देखेंगे
नहीं मैम, गुस्सा आ जाएंगे। चलिए बना दे रहे हैं। क्या था बेटा यहाँ पे? पिंक, रेड था ना, लाल ले लीजिएगा। कैपिटल आर, उसको किससे करवाना है आपको? सफ़ेद से, वाइट से, ठीक है। यहाँ पे गैमेट बनाएंगे, कैपिटल आर। यहाँ पे क्या बनाएंगे? स्मॉल आर। दोनों को मिक्स करेंगे, क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमारा क्या निकला? F1 जनरेशन। क्या निकला यहाँ पे? F1 जनरेशन, ठीक है। और उसके बाद इसका हम लोग करेंगे सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? बस यहाँ तक ही काम है, यहाँ से आगे का काम है क्या? हाँ, काम होगा यहाँ पे F1 निकालना पड़ेगा ना। सेल्फिंग जब करवाएंगे तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या निकलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। दोनों का गैमेट निकालेंगे, गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे क्या निकलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। पुनेट स्क्वायर बनाएंगे बच्चों, पुनेट स्क्वायर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे भी क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल कैपिटल आर स्मॉल आर, समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है क्या? चलिए बता दे रहा हूँ। पहले एक बार इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, ठीक है। इसको पकड़ के एक बार इससे करवाएंगे, ठीक बात। पकड़े रखेंगे अभी भी इसको, फिर इसको पकड़ के इससे एक बार करवाएंगे। देखिए, एक बार ऐसा और एक बार ऐसा, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ के एक बार इसके साथ, ठीक है। उसके बाद फिर इसके साथ। आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, आपको समझाने के लिए हम कह रहे हैं। तो इसको पकड़े, इसको पहले इसको पहले इससे करवाएंगे। तो पहले डोमिनेंट यानी कि प्रभावी वाले को आगे लिखेंगे, फिर अप्रभावी का पीछे लिखेंगे, फिर दोनों यहाँ पे, ठीक है बेटा। अभी फिनोटाइप निकाल लेंगे। रेड इज टू क्या निकलेगा यहाँ पे? पिंक। रेड इज टू पिंक इज टू वाइट। क्या निकला बच्चों? 1:2, 2:1। इसका जीनोटाइप निकालेंगे। जीनोटाइप बराबर क्या निकलेगा? जल्दी बताएंगे। कैपिटल आर इज टू कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, 1:2, 2:1। यहाँ भी निकल गया। क्लियर है? ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी। ठीक बेटा, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन उधर किया हुआ है, प्लीज़ आप जाकर के एक जरा देख लेंगे, ठीक है। वही सारी चीज़ है, सारे चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे बेटा? सुन लेंगे। ये नहीं सोचेगा कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही बताया जा रहा है, नहीं, इंग्लिश में कुछ नहीं बताया जाएगा, सारा चीज़ हिंदी में ही बोलेंगे। क्लियर है? तो एक बार जा करके देखिएगा, बस यहाँ से आपको उतार लेना है चीज़ें। यहाँ पे आपका है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में क्या था आपका? देखिए, कोई भी एलील जो होता है पूरी तरीके से प्रभावित नहीं होता। ये तो देख लिए ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आया आपका ब्लड ग्रुप वाला, है ना। ब्लड ग्रुप वाला में अभी जस्ट बात कर चुके हैं। आगे भी हम लोग पेरेंट्स क्या होगा हमारा? IA IB, है ना। उसको क्रॉस करवाएंगे IB, सॉरी IA और IA से, IB और IB से, ठीक है। गैमेट बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, क्या बनेगा? IA IB दोनों को मिलाएंगे, IA और क्या बनेगा? IB, ठीक है। ये क्या निकल गया हमारा? F1 जनरेशन। यहीं से पता चल गया बेटा कि यहाँ पे जो है फिनोटाइप जो दिखेगा वो बच्चे का क्या होगा? AB ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर है? चलिए ये ले लेंगे स्क्रीनशॉट, वही चीज़ बताया गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बनाना है जो हम बनाए हैं ना थे यहाँ पे इसको बनाना है आपको। चलिए, अपूर्ण प्रभुता में देखिए क्या होता है कि लक्षणों का मिश्रण होता है। यहाँ पे मिश्रण नहीं होता है सब में, सप्रभाविता में, ठीक है। मध्यवर्ती लक्षण जो होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं और दोनों लक्षण समान रूप से आपको दिखते हैं सप्रभाविता में, ठीक है। समान, सह मतलब समान आप ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? उदाहरण में गुलाबी फूल, यहाँ पे क्या आ रहा था बेटा आपका? AB रक्त समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ डज द सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस? मानव में या मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो बहुत इजी है बेटा, यहाँ पे भी बहुत इजी है, सीधा सीधी बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ना आपका ये हम बनाए हैं, हालांकि इसके बाद आगे में होगा। तो चलिए हम ये बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ह्यूमंस के पेरेंट में, ठीक है, PARENTS। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेटा यहीं से देख लेंगे, ठीक है।
ह्यूमन पेरेंट में। चल, एक हम लेते हैं यहाँ पे पहले मेल। क्या हो गया? ओके, यहाँ पे लेते हैं ह्यूमन पेरेंट। तो पेरेंट ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा बेटा, एक आपका होगा मेल यानी कि नर, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा आपका फीमेल यानी कि मादा। ठीक है, हम लोग जानते हैं 46 क्रोमोसोम हमारे अंदर होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, क्लियर है। तो 46 क्रोमोसोम में से आपका जो 1 पेयर होता है, 23 पेयर होता है टोटल, है ना, जिसमें से 22 पेयर जो होता है वो ऑटोसोम होता है, प्लस एक पेयर जो होता है वो क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जो कि XY और XY होता है। यहाँ पे भी आपका 22 जो है ऑटोसोम होगा, यानी कि कायिक गुणसूत्र होता है बेटा, और एक जो होता है वो क्या होता है आपका लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक बात है। अब यहाँ पे बनता है गैमेट। क्या बनेगा यहाँ पे? गैमेट। तो गैमेट जब यहाँ पे बनेगा तो जो ये वाला तो जैसे है वैसे ही रहेगा, इस वाले में हम लोग बात करेंगे ये क्या बनेगा, XY और XY। ठीक बात है। यहाँ पे क्या बनेगा, ये XX और XX। ठीक है, अगर ये इसके साथ आके फ्यूज किया तो क्या बन गया, XX यानी कि लड़की की लड़का, नर यानी कि ये क्या बन गया बेटा, मेल बन गया। अगर ये इसके और इसके साथ आकर के किया तब भी ये क्या बनेगा, XX यानी कि ये भी क्या बना, नर यानी कि मेल। आ रही है बात समझ में? इजी है ये चीज। और अगर ये Y इस X के साथ फ्यूज किया जा करके तो ये क्या बनेगा, X और Y, यानी कि X और Y क्या होता है हमारा, अरे यार सॉरी 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 सो सॉरी, X और X क्या होता है यहाँ पे बेटा, X और X क्या होता है यहाँ पे, X और X होता है आपका मादा, यानी कि ये क्या होगा आपका फीमेल, ये क्या होगा आपका फीमेल यानी कि मादा। ठीक बात है। यहाँ पे आपका क्या आया, X और Y आया है ना, तो X और Y क्या होता है, नर यानी कि मेल। क्लियर। अभी ये वाला Y अगर इसके साथ करेगा फ्यूजन तो यहाँ पे भी क्या आएगा, X और Y आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, X और Y आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया आपका, नर बन गया, यानी कि ये भी क्या बन गया आपका मेल। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो 50% यानी कि 25% फीमेल, 25%, अरे यार 25% फीमेल यहाँ पे, फिर ठीक है 25% मेल, एंड देन यहाँ पे 25% मेल, यानी कि 50% चांसेस होता है फीमेल का और 50% चांस होता है किसका, मेल का। क्लियर है। तो यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन में जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो कौन है, कौन है यहाँ पे, मेल है। ठीक है, तो बेटा ये क्रॉस जरूर बनाएंगे वहाँ पे एग्जामिनेशन में, इसलिए यहाँ पे सेंटर में आपको दे दिए थे ताकि हम आपको करके चीज़ों को दिखा सकें। क्लियर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहीं पे देख लेंगे बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपका सारा है कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है कि XY जो टाइप होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप होता है, यहाँ पे X और Y ही बेसिकली यहाँ पे डिसाइड कर रहा होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक चीज कि फीमेल जो होती हैं, फीमेल जो होती हैं और जो मेल होता है, यहाँ पे यहाँ फीमेल होती हैं, फीमेल होमोगैमिटी। ठीक है, जबकि मेल जो होता है वो होता है हेट्रोगैमिटी, क्योंकि इसके पास क्या होता है बेटा, XY। ठीक है, आपके लिए एक टास्क दे रहे हैं, बताइएगा। ठीक है, फीमेल मतलब फीमेल हेट्रोगैमिटी का आपको क्या बताना है, एग्जाम्पल बताना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है कि फीमेल हेट्रोगैमिटी किसका उदाहरण है और एग्जाम्पल भी। ठीक है, तो बेटा बताएंगे आप। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेटा जाएंगे, पीछे देख लेंगे, हम जस्ट अभी इंग्लिश में यहाँ पे जो बचा हुआ था जगह वहाँ पे क्रॉस करवाए हैं, आप जा करके देखेंगे वहाँ। क्लियर है, इसको ले लेंगे बेटा स्क्रीनशॉट। अब आता है आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। स्ट्रक्चर बताना है बेटा आपका डीएनए का। क्लियर है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहली बात तो डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन कैसे लिखा जाएगा बताइए? तो पहले हम लोग जानेंगे कि डीएनए है क्या। डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बनता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट से। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप से। डीऑक्सीराइबोज शुगर से बनता है, फॉस्फेट ग्रुप से बनता है, नाइट्रोजन बेस से बनता है। डीएनए में 4 तरीके का नाइट्रोजन बेस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। थाइमिन की जगह यूरासिल किस में मौजूद होता है आपको बताना है। ठीक बात है, थाइमिन की जगह यूरासिल किस में मौजूद होता है ये बताना है आपको। उल्टा पूछ दिया बट ठीक है, बता दीजिए। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटीपैरल। एंटीपैरल का मतलब एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? कैसा जा रहा है? एक तीर घाट तो एक बीर घाट, समझे कि नहीं? ऐसा करके जाता है, उसी को बोलते हैं। उसके बाद बेस पेयर जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक प्यूरिन के साथ एक पायरिमिडिन। क्लियर है? अब हाँ होमवर्क मिला, यहाँ नहीं ना दिया है भाई कहीं पे। हाँ, यहाँ आपको होमवर्क ये मिला कि प्यूरिन का एग्जांपल क्या होता है, पायरिमिडिन का एग्जांपल क्या होता है, ये आपको बताना है। क्लियर है? दूसरी बात, प्यूरिमिडिन एक चेन का होता है कि 2 चेन का होता है? पायरिमिडिन एक चेन का होता है कि 2 चेन का होता है? नॉट चेन, चेन ही बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? साइकिल, है ना? तो वो आपको बताना है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको मिल गया होमवर्क कि प्यूरिमिडिन और पायरिमिडिन का आपका साइकिल बताना है, कितने साइकिल का होता है बेटा। तो ये आपका देख लेंगे। उसके बाद जो शुगर और फॉस्फेट का जो बैकबोन होता है, सॉरी बैकबोन जो होता है डीएनए का, वो कौन होता है? शुगर और फॉस्फेट। इंपॉर्टेंट है बेटा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। बैकबोन ऑफ शुगर, सॉरी डीएनए कौन होता है? कौन होता है? शुगर और फॉस्फेट। कौन सा शुगर यहाँ पे मिलेगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। वेरी गुड, ठीक है। और दोनों जो हमारा शुगर होता है और जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, ठीक है, जो हमारा बेसिस जो होता है, सॉरी बेसिस जो होता है, कौन सा? नाइट्रोजन बेसिस जो होता है वो किससे ऐड होता है? ये याद है ये वाला स्ट्रक्चर? ये पेंटोज शुगर था, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और ये क्या था? 5 प्राइम। यहाँ पे फॉस्फेट लगता था, यहाँ पे क्या लगता था आपका? कोई भी नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस एक नाइट्रोजन बेस से कैसे जुड़ा हुआ था? कॉम्प्लीमेंट्री से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर है? तो आपका एक और भी होमवर्क है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो बता दीजिएगा। लिखा हुआ है ना, छोड़िए कोई बात नहीं, चीटिंग करके बता दीजिएगा सब, है ना? ये हो गया बेटा। दूसरा, हाँ, पेंटोज शुगर, ध्यान से सुनेंगे। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के जो बीच में बेटा बॉन्ड बनता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सारे बॉन्ड्स के बारे में याद रखेंगे। कितने बॉन्ड्स है? लगभग यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है आई थिंक। पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है बेटा किसके किसके बीच में बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन बेस के बीच में। एक नाइट्रोजन बेस, दूसरा नाइट्रोजन बेस, इन दोनों के बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर बात है? उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे चिपका हुआ रहता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। क्लियर बात है? एक पेंटोज शुगर दूसरे नाइट्रोजन बेस से कैसे चिपका रहता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। 3 बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड का नाम याद रखना है आपको। क्लियर? चलिए यहाँ पे देख लेंगे क्या क्या है। ये हो गया आपका 2 स्ट्रैंड एंटीपैरलर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है इनके बीच में। क्लियर? उसके बाद शुगर और फॉस्फेट का यहाँ पे बैकबोन होता है डीएनए में, और जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखिए लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। बेस जो होता है बेटा कनेक्टेड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। क्लियर 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 क्लियर, ले लेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी आता है आपका लेवल ऑफ डायग्राम। ये लेवल ऑफ डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, डीएनए का। ये देख रहे हैं आप, ऐसा भी बना सकते हैं बेटा, या फिर दोनों आप बना सकते हैं। आपका जो याद रहेगा आप वो बना सकते हैं। ये वाला, ये रहा पेंटोज शुगर, ये रहा नाइट्रोजन बेस, ये रहा नाइट्रोजन बेस, ठीक है। यहाँ पे रहा एडेनिन, कोई भी नाइट्रोजन बेस दे देंगे। ये रहा साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन। ये रहता है बेटा फॉस्फेट यहाँ से जुड़ा, ये रहा फॉस्फेट यहाँ से जुड़ा, ये रहा फॉस्फेट यहाँ से जुड़ा।
ठीक बात है। यहाँ पे होता है CH2OH, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, ये एरो इधर से गया, ठीक। यहाँ पे भी आपका 3 प्राइम खाली रहेगा, CH2OH रहेगा, ठीक। यहाँ पे 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर जा रहा है। यहाँ अगर देखें बेटा तो ये इन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 1 प्राइम में आपका क्या रहेगा, हमेशा नाइट्रोजन बेस ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फॉस्फेट, यहाँ CH2OH हटेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉस्फेट लग जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम बना देते हैं इसको, सारा आप लोग पढ़े हुए होंगे, रिकॉल हो जाएगा फटाफट से। इधर में से कोई भी दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़रूर, ठीक है। अगर कुछ डिटेल में अगर जानना होगा तो फिर उसको बताएंगे हम, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए हम फटाफट से बना दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका कौन सा एंड फ्री हो गया, यहाँ पे 5 एंड फ्री हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 3 एंड फ्री हो गया। तो ये कैसा गया, ये कैसा गया, इधर से इधर, ठीक बात है। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम, ऐसा। अच्छा, ए के सामने क्या होगा, यहाँ पे T 2 बॉन्ड, G 3 बॉन्ड, A 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, C 3 बॉन्ड। कौन कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट हम कर देते हैं। एक ये बॉन्ड है बेटा, ठीक, एक ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, और एक ये वाला बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए लिख दे रहे हैं, ये क्या हो गया आपका, H बॉन्ड हो गया। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। सारा हमारा हो गया क्लियर। अभी यहाँ से ना थोड़ा सा MCQs के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि आया है तो इसे बात कर ही लेते, क्यों ही छोड़ेंगे इसको, है कि नहीं। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक शुगर से, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, एक शुगर से, ये वाला पहले ना आप क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा हम गंदा करने वाले हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, तो इस ले लीजिएंगे डायग्राम, ठीक है, या फिर ये बना सकते हैं या ये बनाएंगे। तो ध्यान में रखना है आपको, यहाँ लिख दे क्या, इसको ख़त्म करते हैं, हाँ देख लेंगे, देख लिए। चलिए इसको थोड़ा सा ख़त्म करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, वन शुगर से दूसरे शुगर तक का जो डिस्टेंस है वो होगा 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक बात है। वन हेलिक्स का, वन हेलिक्स समझते हैं, जो 8 बनाता है, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये जो वन हेलिक्स है उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक बात है। उसके बाद वन न्यूक्लियोटाइड, सॉरी वो नॉट वन, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस, मतलब कौन सा बेटा, देखिए ऐसा ऐसा होता है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक बात है। वन हेलिक्स में कितना बेस पेयर, 10 बेस पेयर, ठीक बात है। सारे जोड़ा कितना होगा बेटा, 10 होगा। इसीलिए जब वन हेलिक्स का डिस्टेंस इतना होता है, उसमें पर इतना होता है भाई, एक फॉर्मूला होता है, इससे आपका क्या निकलता है, डिस्टेंस बिटवीन द व्हाट, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द क्या निकलता है बेटा, आपका न्यूक्लियोटाइड निकलता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये क्या हो गया आपका, टोटल हेलिक्स का एक लेंथ, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, लेंथ हो गया वन हेलिक्स का। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 34। कैसे निकला बेटा, टोटल मतलब टोटल जो आपका वो हेलिकल्स है बाय कितना कर देंगे, एक के अंदर कितना बेस पेयर होता है, 10 होता है, ठीक है। तो 10 हो गया, 1 2 3 4 5 यहाँ है, 6 7 8 9 और एक यहाँ पे होगा 10, ठीक बात है। ये आपका कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, क्लियर है। तो शुगर से शुगर का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से
यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है बेटा, 20 एंगस्ट्रॉम हो गया। क्लियर बात है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपका एक चीज ध्यान रखिएगा, शुगर से शुगर का नहीं बोलेंगे बेटा, इसको यहां से यहां लेंगे पूरा। ठीक है, एक फॉस्फेट से, शुगर से शुगर नहीं, क्या बोलेंगे, एक फॉस्फेट से दूसरे फॉस्फेट तक। ठीक है, दूसरे फॉस्फेट तक। क्यों शुगर नहीं बोल रहे हैं आपको बताएंगे, क्योंकि शुगर से शुगर का डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। क्लियर है, तो ये आपको अभी नहीं जानना है, आप बस यहाँ जानेंगे एक फॉस्फेट से दूसरे फॉस्फेट तक का जो डिस्टेंस होता है, जो विड्थ होता है आपके डीएनए का स्ट्रैंड का, वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स का डिस्टेंस कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स में टोटल बेस पेयर कितना होता है, 10 होता है। दो बेस पेयर के ऊपर नीचे के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर बात है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। रफ ऑन द रफ आपका ये रहा, ये आपका डायग्राम है बेटा। क्लियर है, चलिए ये बना लेंगे, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे बेटा, यहाँ पे हिंदी में सारा लिखा हुआ है, पीछे में डायग्राम बनाए हुए हैं, पीछे वाला डायग्राम देख लीजिएगा, और जो भी 1 मार्क्स का बात किए थे वो सारा का सारा है उसमें। ठीक है, चलिए अब आता है आपका यहाँ पे वही सेम डायग्राम है, बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द डिटेल विद सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि अर्ध रूढ़िवादी प्रतिकृति की प्रक्रिया को विस्तार से लिखें। बेटा इसका हम ना शॉर्ट बताएं फटाफट से। सेमी मतलब होता है आधा, अर्ध, और कंजर्वेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को निरीक्षण करके रखना। ठीक है, संरक्षण करके रखना, यानी कि बोला जा रहा है जब नया डीएनए बनता है ना, तो नया डीएनए के साथ बनने के साथ ऐसा नहीं है कि पुराना डीएनए पूरी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपके पापा के जीन्स अगर आपके अंदर आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जीन ही कॉपी हो गया है या कुछ भी नहीं आया है। ठीक बात है, आया तो है, लेकिन क्या आया, आधा आया है, पूरा नहीं आया है। क्लियर है, उसी को क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये कुछ जनरेशन तक बेटा चलता है लगातार, 7 पीढ़ी आप सुने होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जाकर के क्या होने लगता है, फेडअप होने लगता है। यानी कि डीएनए रहता तो है बेटा पुराना, लेकिन पूरी तरीके से कंजर्व फॉर्म में नहीं रहेगा, सेमी कंजर्व फॉर्म में रहेगा, अर्ध संरक्षित अवस्था में मौजूद होता है। क्लियर है, यहाँ देख लेंगे बेटा, मिसेल्सन और स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था N14 और N15 डीएनए के साथ, याद होगा। CSCl क्या था, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में उसका डेंसिटी को हम लोग नापे थे। क्लियर, तो ये सब है बेटा, देख लेंगे एक बार, क्लियर, पढ़ लेंगे इसको डायग्राम के बेसिस में। जो शॉर्ट एक था चीज़ें इसमें वो हम बताएं, जैसे डायग्राम के लिए हम बताएं, डायग्राम हम ड्रॉ करके एक छोटा सा आपको बता दें। तो देखिए, एक आपका मान लीजिए कि ये अभी है ऐसा, ठीक है, एक है N14 का और ये क्या है, N14 का। एग्जाम्पल के लिए बता रहे बेटा, इसको आप तोड़ें और अभी जो मीडियम है आप क्या कर दिए, उसको चेंज कर दिए हैं, चेंज किए हैं। और ये क्या है, चेंज वाला, रुकिए, चेंज वाला हम थोड़ा सा कलर अलग कर दे रहे हैं। ये जो चेंज किए वो कैसा कर दिए हैं, येलो वाला कर दिया। तो येलो वाला क्या हो गया, N15 हो गया, ये क्या हो गया, N15 हो गया। क्लियर है, पुराना वाला कौन था, N14। अभी ये दोनों फिर से टूटेगा, ये वाला भी हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और अभी भी आप मीडियम क्या रखे हैं, N15 का ही रखे हैं। तो अभी देखिए संख्या जो है बढ़ रहा है, वो किसका बढ़ रहा है, N15 का बढ़ रहा है, लेकिन N14 गायब हो रहा है क्या पूरी तरीके से, नहीं, मौजूद तो है लेकिन सेमी कंजर्व फॉर्म में। ऐसा ही बेटा आपका जनरेशन आगे टू, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी क्लासेस में, है ना। चलिए देख लें बेटा, फोटो ले लें, मतलब सॉरी स्क्रीनशॉट ले लें अपना आराम से। एक सेकेंड, चलिए ये रहा आपका, है ना, सॉरी 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 सॉरी, इधर वाला देख लेंगे, ये वाला हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद आपका ये आता है, उसके बाद आपका डायग्राम आएगा। डायग्राम ये आप देख ही रहे हैं, डेंसिटी इंटरमीडिएट डीएनए हो जाता है, ये लाइट डीएनए, हेवी डीएनए और इंटरमीडिएट डीएनए देख रहे हैं, ये टूट रहा है, अलग अलग हो रहा है, अलग मीडियम में रख दिए। तो ये बेटा देख रहे होंगे, ब्लू वाला जो पर्पल वाला है वो क्या हो गया आपका, सेमी कंजर्व फॉर्म में है नेक्स्ट जनरेशन तक। क्लियर है, चलिए इसी में आपका आता है 3 तरीके का, पहले दिया गया था, पहले बोलता था कि कंजर्व हो जाता था, कुछ नहीं, सारा जो भी पेरेंट्स कराएगा वो सारा A to Z उठ करके बच्चे में आ जाएगा। क्लियर है, वो कंजर्व मैनर में हुआ, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया। ठीक है, डिस्पर्सिव में बोला कि जैसे डीएनए का टुकड़ा टूटता है, वही टुकड़ा जो है, मान लीजिए ये डीएनए का टुकड़ा है,
मान लीजिए ये डीएनए का टुकड़ा है, तो ये जितने भाग में टूट जाएगा, जितने भाग में टूट जाएगा एक नया नया डीएनए बन जाएगा, सबके पास चला जाएगा, ऐसा बोलता था। ठीक है, बट इसका भी कोई प्रूफ नहीं दे पाया, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव मेथड का प्रूफ मिला बेटा मिचेल्सन और स्टाल के द्वारा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे बाबू, यही सब है। ठीक है, डायग्राम होगा तो बिल्कुल बना दीजिएगा। उसके बाद आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है बेटा, कोई बता सकते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें, मतलब एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसीजर होता है जिसमें आप डीएनए का एक स्पेशल सीक्वेंस को पकड़ते हैं, पढ़ते हैं और उससे पता करते हैं कि आपके जो भी चीज़ें आपको पता करनी है, या तो आप पेरेंट्स के बारे में पता करना है, क्रिमिनल, मतलब डीएनए मैचिंग में हम लोग मदद करते हैं, मतलब मदद लेते हैं इससे। ठीक बात है। कौन सा वो सीक्वेंस है? VNTR, वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्लियर? जिसका वेरिएबल टेंडम्स रिपीट बेटा मैच कर जाएगा उन सस्पेक्ट का, मतलब 4 सस्पेक्ट है, 4 अपराधी, हम मतलब हम मान रहे हैं कि 4 ऐसा है जो हम शक कर रहे हैं कि भाई यही गुनहगार है, और एक हमको सैंपल मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे, जिन चारों में से जिसका टेंडम रिपीट्स इस पर्टिकुलर एक सैंपल से मिल जाएगा, वही क्या हो जाएगा? चोर गुना हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या चीज़ में हम लोग का मदद करता है? तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज इन द क्राइम इन्वेस्टिगेशन, पैटर्निटी टेस्ट, मतलब मम्मी पापा है या नहीं है वैसा टेस्ट, और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्लियर है? चलिए क्या क्या इसमें प्रोसीजर होता है? पहले आइसोलेट करते हैं डीएनए को, फिर उसको कट करते हैं, कट करने के बाद उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, फिर ट्रांसफ़र करते हैं मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करने के बाद उसको हाइब्रिडाइज करवाते हैं VNTR प्रोब से। उसके बाद उसका डिटेक्शन करते हैं एंड फाइनली आपके यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है। क्लियर? देख लेंगे बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों देख लेंगे, यहाँ ले लेंगे स्क्रीनशॉट, ये रहा आपका ये वाला। चलिए हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में आते बेटा। ये जो होता है ना, ये 2 इंसान था जो बेसिकली बताया था आपका कि आपका जो पॉपुलेशन होता है वो कांस्टेंट हो सकता है जनरेशन टू जनरेशन, अगर कुछ चीज़ें जो है, मतलब पॉपुलेशन में जो एलील का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो सकता है बेटा? कांस्टेंट हो सकता है, स्थायी हो सकता है, अगर कुछ चीज़ों को यहाँ पे फॉलो किया जाए तो। जैसे कब? जब लार्ज पॉपुलेशन हो, रैंडम मेटिंग हो, कोई म्यूटेशन ना हो, माइग्रेशन ना हो, है ना, जब नेचुरल सिलेक्शन हो, ऐसा में अगर आपका होगा तब आपका क्या होता है? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम फॉलो होता है। एक इक्वेशन दिया था P + Q का होल स्क्वायर, Q² + P + 2PQ, Q² = 1, जिसमें से P² क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। इसमें आप लेते थे ना, याद होगा। इन सबको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर के पढ़ेंगे बेटा, अगर आपको जानना होगा तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है, हम लोग लेते आएंगे आपके लिए। क्या हो गया? P² बराबर याद होगा आपको, A लेते थे या फिर कैपिटल T को ही यहाँ पे लिखा जा रहा है P²। ठीक है, Q² किसको लिखा जा रहा है? स्मॉल t को, और 2PQ किसको लिखा जा रहा है? इस वाले को। बेसिकली ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे है बेटा। ठीक है, ये क्या है आपका? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे है। क्लियर? देख लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? इंपॉर्टेंट है म्यूटेशन, जेनेटिक माइग्रेशन। म्यूटेशन का मतलब समझ गए, सडन चेंज होता है जीन में, अचानक से चेंज हो जाएगा जीन में। ठीक है, जीन माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके कुछ पॉपुलेशन जा चुका है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब बाय चांस, ये बाय चांस वाला होता है। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जीन में क्या हो गया? चेंज हो गया। नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि जो फिट होगा, कैसा फिट? रिप्रोडक्टिव फिट होगा, वही सर्वाइव कर पाएगा। नॉन रैंडम मीटिंग में मतलब सेलेक्टिव मीटिंग होता है आपका। क्लियर बेटा? कंक्लूजन देख लेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे बच्चों। ठीक है, उत्परिवर्तन, जीन प्रवासन, अनुवांशिक वाहव, और आपका क्या हो गया? प्राकृतिक चयन, और फिर अइच्छित संकरण। चलिए उसके बाद है आपका नेचुरल सिलेक्शन। क्या है? डार्विन फिंचेस का। याद है फिंचेस हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा? चोच को बोल रहे थे। किसको बोल रहे थे? चोच को बोल रहे थे। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए फिंचेस क्या बोल रहे थे बेटा? चोच को बोल रहे थे। डार्विन हमारे क्या थे? नेचुरल सिलेक्शन के फाउंडर भी थे। ठीक है, और गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने वो गए थे, है ना, अपने HM विगल शिप के थ्रू, और वहाँ पे उन्हें बहुत सारा आइलैंड मिला था। उस आइलैंड में से हमारा बहुत सारे बर्ड्स मिले थे जिनके फिंचेस यानी कि जो चोच था, बीक था, वो क्या था बेटा? अलग अलग था, है ना। क्यों अलग अलग था? यही चीज़ को ये पता किए थे। तो इसलिए अलग अलग था क्योंकि
सबका हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनका चोच था। ठीक बात है। तो शॉर्ट में तो अभी हम यही जान सकते हैं। यहाँ देख लेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बिक्स मिलता था, चोच मिलता था। क्या ऑब्जर्व किया, किसी के पास थिक था, किसी के पास स्ट्रॉन्ग था, तो वो जो थे वो सीड खाने वाले थे। ठीक है, किसी के पास एकदम थिन, एकदम नोकीला टाइप का था, तो वो अपना क्या बोलते हैं कैक्टस वगैरह खाते थे, लॉन्ग बिक्स वाले। ठीक है, मतलब डिफरेंट आवाज़ के, मतलब जगह जो है ना बेटा, जैसे जैसे चेंज हुआ खाने का हैबिट भी क्या हुआ, चेंज हुआ। और खाने का हैबिट जब चेंज हुआ तो उनके अंदर फिनोटाइपिकल एक्सप्रेशन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर। इसी से आपका नेचुरल सिलेक्शन का, आपका नेचर मतलब सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टाइप का नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे पूछा गया था। नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला कौन है आपका, डायरेक्शनल, दूसरा है स्टेबलाइजिंग, तीसरा है आपका डिस्ट्रप्टिव। देखिए ये तो आएगा आपका डायग्राम, अभी हम बता दे रहे हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए डायरेक्शन का मतलब ये कुछ चीज़ें चेंज हुई, कुछ चीज़ें चेंज हुई, और ये जो ग्राफ है, यहाँ पे एक चूहा है, यहाँ पे एक चूहा है, यहाँ पे एक चूहा है। ठीक है, ये डार्क कलर का चूहा है, ये लाइट कलर का चूहा है, और ये इंटरमीडिएट कलर का चूहा है। ठीक है, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस यहाँ का जो एरिया है वो लाइट होता गया, वहाँ का मिट्टी जो हो गया क्या हुआ, लाइट होता गया, हल्का हल्का कलर में। तो ये जो है ना ग्राफ, ये धीरे धीरे करके क्या होने लगा, ये शिफ्ट होने लगा। ये धीरे धीरे करके क्या होने लगा, ये शिफ्ट होने लगा। ठीक है, पहले कहाँ था, यहाँ था, अभी क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया। जब शिफ्ट हो गया बेटा, तो यहाँ पे जो दिखेगा आपको वो कौन दिखेगा, लाइट वाला, इंटरमीडिएट वाला, डार्क वाले का क्या हो गया, खत्म होने लगा। तो डायरेक्शनल वाला यही होता है। ठीक है, एक वन एक्सट्रीम कैरेक्टर जो होता है वो फेवर हो जाता है, याद रखिएगा। तो एक एक्सट्रीम कैरेक्टर यहाँ पे लाइट वाला जो हो गया फेवर हो गया, ये इस तरह की और ही क्या होने लगा, धीरे धीरे मूव करने लगा। इंटरमीडिएट और डार्क का क्या हो गया, कहानी ही खत्म हो जाएगा। दिखा देंगे अभी, जैसे कि लार्ज फिंचेस विद द लार्ज बिग सर्वाइव ड्यूरिंग द ड्रॉट, यानी सूखा के टाइम पे बेटा कौन अपने आप को सर्वाइव करवा पाया, लार्ज वाला। ठीक है, बिकॉज उनके पास बड़ा बीक्स था, जिसकी वजह से वो सीड को क्रैक करके, हार्ड सीड को क्रैक करके क्या क्या खा सकते थे। ठीक है, स्टेबलाइजिंग वाला में क्या होगा, स्टेबलाइजिंग वाला में जो इंटरमीडिएट वाला कैरेक्टर होगा ना, जो इंटरमीडिएट वाला कैरेक्टर होगा ना, वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए डार्क है, यहाँ पे लाइट चूहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ इंटरमीडिएट चूहा है, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका लाइट चूहा है। कलर बता रहे हैं हम। ठीक है, अभी क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ सर्कमस्टांसेस बना, कुछ वहाँ पे चेंजेस हुआ, और ये जो है ना ये कुछ इस तरीके का होने लगा, मतलब ये शिफ्टिंग होने लगा इधर ग्राफ का। ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम कैरेक्टर जो था, एक्सट्रीम जो कैरेक्टर था यहाँ पे, एक्सट्रीम मतलब समझ रहे हैं ना, जो अत्यधिक काफ़ी ज़्यादा या तो लाइट था, या तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क था, लाइट था काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा डार्क था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। इंटरमीडिएट वाला का जो हुआ वो पॉपुलेशन क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो देखिए एवरेज इंडिविजुअल्स फेवर द एक्सट्रीम आर एलिमिनेटेड, एक्सट्रीम क्या हो गया, एलिमिनेट, यानी कि निकल गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद डिसरप्टिव का अगर हम लोग बात करें तो डिसरप्टिव में भी क्या होता है बेटा, डिसरप्टिव में देखिए एक्सट्रीम क्या था यहाँ पे, डार्क, एक्सट्रीम क्या था यहाँ पे, लाइट। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला ये दोनों रहेगा, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट वाला है ना, ये इंटरमीडिएट वाला धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गैप आने लगेगा। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनने लगेगा, समझे, ये ग्राफ कुछ कैसा बनने लगेगा, इस तरीके का बनने लगेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन रहने लायक हो गया, या तो पूरा डार्क या फिर पूरा लाइट। इंटरमीडिएट वाला क्या हो जाएगा बेटा, वो नहीं रहेगा। क्लियर है, तो चूहे के एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। इसे भी अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो आप बताएंगे, अदरवाइज इतना काफ़ी है अभी फिलहाल एग्जाम के लिए, इतना पढ़ें बेटा और एग्जाम देंगे। क्लियर, तो इनका देखेंगे ग्राफ हमारा आएगा, देखिए ये ग्राफ। ठीक है, ये रहा हमारा कौन सा ग्राफ है, ये वाला डायरेक्शनल वाला है। ठीक है, ये स्टेबलाइजिंग वाला है, और ये क्या है, डिसरप्टिव वाला है। चलिए हिंदी मीडियम बच्चे देख लेंगे ये वाला, डार्विन फिंचेस क्या होते हैं, चोच के आधारित पे है ये। ठीक है, निष्करण 3 तरीके का होता है, प्राकृतिक चयन, एक होता है दिशात्मक, एक होता है स्थिरीकरण, और दूसरा होता है विघटनकारी। क्लियर, चलिए अभी इम्यूनिटी क्या है, तो हमारे शरीर में जो किसी भी पैथोजन से यानी कि रोग कारक से लड़ने की जो क्षमता होती है बेटा, उसी को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर बात है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, 2 टाइप का है। इनेट इम्यूनिटी जो कि नेचुरल बॉर्न होता है, प्रेजेंट होता है आपके बॉडी के अंदर से ही, है ना, मतलब जब आप जन्म लिए हैं तब से ही आपको ये दिया गया है, मम्मी से मिलता है ये वाला इम्यूनिटी। क्लियर है,
और ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये सभी के लिए लड़ेगा, है ना, किसी एक स्पेशल के लिए नहीं लड़ेगा। जैसे आप खांसी का दवा खाएंगे तो आपको खांसी के लिए ना वो लड़ेगा, थोड़ी माथा सर दर्द आपका छोड़ देगा, मतलब छुटा देगा, है ना। वैसे ही आपका जो इननेट वाला होता है बेटा वो नॉन स्पेसिफिक होता है, सबसे लड़ सकता है कुछ समय के लिए। एंड इट डज नॉट डेवलप मेमोरी, इसको याद वाद ना रहता है, मतलब ये वाला अगर इम्यूनिटी आपके शरीर में बना है तो ये याद नहीं होता है। क्लियर है। क्या क्या है, जैसे स्किन है, आपका स्किन क्या है, शुरू से ही मिला हुआ है ना आपको, राइट। उसके बाद टीयर्स है, सलाइवा है, फेगोसाइटिक सेल है, फीवर्स एंड इन्फ्लेमेशन है, देख लेंगे बाबू, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ये पूरे लाइफ टाइम आपका चलता है, ड्यूरिंग लाइफ में बनता है आपका, ठीक है। और जैसे कि आप वैक्सीनेशन वगैरह सुने होंगे, तो वैक्सीनेशन वगैरह इसी के अंदर आता है। इसके पास मेमोरी होता है कि अगर अगली बार आपको मिल गया है, ये बॉडी के अंदर जा चुका है, तो दोबारा अगर वही पैथोजन आएगा तो वो वापस से इससे लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, मेमोरी होता है। दो टाइप का होता है यहाँ पे, एक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है, पैसिव। एक्टिव क्या होता है बेटा, कि बॉडी जो होता है अपने आप एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है, इन्फेक्शन से लड़ सकता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्लियर। जबकि पैसिव में क्या होता है, ये जो एंटीबॉडी होता है वो बाहर से लिया जाता है, टेम्पररी होता है और ये बॉडी याद नहीं रखता है। क्लियर है, मतलब याद रखता है बट लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं चलता है, ये टेम्पररी प्रोटेक्शन आपको देगा। क्लियर है। चलिए, उसके बाद आपका कंक्लूजन में देख लेंगे कि क्या करता है इम्यूनिटी, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डिजीज से। और इननेट इम्यूनिटी गिव द इमीडिएट प्रोटेक्शन। इननेट जो होता है वो इमीडिएट प्रोटेक्शन होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, एंड लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है उतना। जबकि आपका ये वाला जो होता है ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है क्योंकि इसके पास मेमोरी होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से इसको हम लोग कंप्लीट करना है। हिंदी वाले देख लेंगे बेटा, प्रतिरक्षा क्या होता है, शरीर का वह क्षमता जो जिसके द्वारा वह रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के, बैक्टीरिया के, वायरस के बराबर होते हैं। ठीक, मतलब उससे लड़ने के लिए हम लोग को क्या करता है, सहायता करता है, रक्षा करता है हमारे बॉडी का। दो तरीके का होता है, जन्मजात नाम से ही पता चल रहा है कि जन्म से ही मौजूद होता है बेटा शरीर के अंदर, ठीक है। और क्या क्या विशेषता है वो देख लेंगे कि इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, अविशिष्ट है, सबको मार सकता है, सबसे लड़ सकता है। चलिए, ये आपका हो गया अर्जित। अर्जित जो होता है वो टीकाकरण वगैरह से आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़े आगे। चलिए, उसके बाद है आपका माइक्रोब्स। किस तरीके से सूक्ष्म जीव आपकी ज़िंदगी में बेटा इंपॉर्टेंस रखता है, और सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि मल जल में कैसे इसका काम होता है। तो बहुत सारी चीज़ में, जैसे आप दही खाते हैं, दही में भी तो माइक्रोब्स यूज़ होता है ना। तो लाइफ में हमारे बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जहाँ पे माइक्रोब्स हम लोगों को मदद करता है बेटा, चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो या फिर वेस्ट मैनेजमेंट हो। सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, देखेंगे प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। बोर नहीं ना हो रहे हैं, नहीं होना है, इसे देखना है बाबू, देखना है पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। क्या क्या इसका रोल होता है। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, ज़्यादा डिटेल उतना नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, बड़े बड़े जो वेस्टेज होता है ना बेटा, जैसे प्लास्टिक का बोतल, ये सब को छाना जाता है ना, स्लज को नीचे बैठाया जाता है, फिर उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। वहाँ पे फिर इसको फ्लॉक्स क्या कहते हैं, जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा सीवेज वाटर में एंड फॉर्म्स द फ्लॉक, ठीक बात है। उसके बाद ये बैक्टीरिया जो होता है ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज, यानी कि इंपॉर्टेंस है। और माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये याद रखिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही पॉल्यूशन होगा वाटर में, ठीक है। जितना इसका डिमांड कम होगा उतना ही कम वाटर पॉल्यूटेड होगा। ये चीज़ पढ़े हुए हैं ऑलरेडी सबको, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, ये सब देख लेंगे बच्चों। कुछ दिक्कत आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगा पूछ लेंगे, क्योंकि अगर एक एक करके अभी पढ़ने जाएंगे बाबू बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा, और फिर टाइम लगेगा तो आप देखोगे नहीं, है ना। और टाइम भी अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ये देख लेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे। BOD हमेशा ध्यान रखिएगा, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बेटा, ठीक है। ये ज़्यादा रहेगा मतलब पानी गंदा है, अगर ये कम रहेगा मतलब पानी उतना ज़्यादा गंदा नहीं है। चलिए, रिकॉम्बिनेंट DNA, पुनर्योजन DNA कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम से कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेटा, देखिए। डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। रिकॉम्बिनेंट DNA तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, अभी भी बोले हैं कि जो 2 स्ट्रैंड होता है पहले उनको खोला जाता है ना। खोलने के बाद क्या किया जाएगा, उनसे फिर नया स्ट्रैंड ये बनाया जाएगा, ऐसा। ये सबको बहुत डिटेल में पढ़ाने का बहुत मन है, बट अभी आप नहीं कर पाएंगे उसको,
अभी आपको लगेगा कि बस भाई आंसर कहीं से मिल जाए, बेटा यहाँ से पहले ये खुलने लगेगा, है ना। थोड़ा सा रुकिए, इधर बना रहा है, इधर दिख रहा है सभी को। हाँ, ये देखिए, ये जो है ना हमारा, ये मान लीजिए कहाँ गया, ये जो है ना, ये हमारा मान लीजिए डीएनए है, ठीक है। ये पहले बेटा यहाँ से खुलेगा एक साइड से, राइट, इधर से खोला, एक छोर से खोलेगा। उसके बाद नया डीएनए जो है इसके ऊपर से ये प्राइमर जो है आएगा, उसके बाद ये नया डीएनए इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करेगा। एक तो कंटिन्यूस बनेगा, जबकि एक जो होगा वो ब्रेक डाउन हो करके बनता है। याद है ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसको हम लोग कहते थे। और जितना भी ये प्रोसीजर होगा वो सारा का सारा प्रोसीजर इंजाइम की मदद से होगा। क्लियर? तो बेटा देख लेंगे यहाँ पे। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे करेंगे? आइसोलेट करेंगे पहले डीएनए को, फिर उसको कट करेंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे? स्टिकी एंड्स को हम लोग जोड़ेंगे। 2 एंड्स बनता था, एक स्टिकी एंड्स बनता था, एक ब्लंट एंड बनता था, है ना। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के इसको कौन से सीक्वेंस को कट करता था, ये आपका होमवर्क है, बताना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से सीक्वेंस को कट करता था, ये बताना है आपको, ताकि स्टिकी एंड्स बन सके। उसके बाद आपका ज्वाइन किया जाता था डीएनए फ्रेगमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, ठीक है, लाइगेशन इसको कहते थे। और ये रहा बेटा आपका कंक्लूजन। चलिए, ये वाला डायग्राम बिल्कुल बनाना भूलिएगा नहीं। ये रहा हमारा ऐच्छिक डीएनए यानी कि फॉरेन डीएनए, ये रहा प्लाज्मिड। यहाँ से हम लोग जो भी ऐच्छिक डीएनए उसको कट किए, वेक्टर से यहाँ पे जो है वो पर्टिकुलर प्लाज्मिड को यानी कि सीक्वेंस को पहचान के कट किए। इन दोनों को, फॉरेन डीएनए और डिजायर्ड डीएनए और प्लाज्मिड को, दोनों को ही जोड़े, ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर हम किस में डाल देंगे? होस्ट सेल में यानी कि बैक्टीरिया में डाल देंगे। चलिए आगे देख लीजिए बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हिंदी मीडियम बेटा ले लेंगे, ठीक है। स्टिकी एंड्स वगैरह बनेगा, लाइगेशन होगा, निष्कर्ष यहाँ पे है, डायग्राम ये बना दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्या होगा बेटा? ऐसा प्लांट जिसके अंदर आप जीन के अंदर चेंज कर दिए ताकि हमारे लिए क्या बन जाए? सुविधा वाला काम हो जाए, है ना। और वैसे प्लांट के क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए, पहला तो ये रेसिस्टेंस टू द पेस्ट एंड डिजीज़, बीमारियों से ये दूर रहेगा वैसा प्लांट, ठीक है। आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद देगा, हायर यील्ड देगा और बेटर क्वालिटी क्रॉप्स देगा हम लोगों को। जीएम प्लांट्स कैन टॉलरेट द एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन यानी कि इन सबको ये टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगा उसका, विटामिन मिलेंगे यहाँ पे, है ना। विटामिन ए यहीं का था क्वेश्चन, यहीं का है विटामिन ए का क्वेश्चन, ठीक है। पेस्टिसाइड्स वगैरह कम यूज़ करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे है आपका कंक्लूजन, ज़रूर ऐसे ही लिखिएगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलिए देखें बेटा, ऐसे पौधे में कीट या रोग के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं। इनमें उत्पादन जो होती है बेटा क्षमता अधिक होती है। ये प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों जैसे सूखा, है ना, लवणता, ये सबको सहने में सक्षम होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि बायोटेक्नोलॉजी को मेडिसिन में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो बहुत सारे मेडिसिन, जैसे एक बहुत बड़ा फेमस मेडिसिन हम लोग का इंसुलिन के बारे में डिस्कस हम लोग किए हुए हैं ना, वो सब के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। जीन थेरेपी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? तो देखेंगे एप्लीकेशंस इसका क्या क्या है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हम लोग कर सकते हैं, वैक्सीन बनाया जाता है इसी से, है ना। जीन थेरेपी दिया जाता है, एंटीबॉडी और हार्मोन्स को दिया जाता है। क्लियर? चलिए देखेंगे जीन चिकित्सा में क्या क्या बेटा यूज़ होता है। इंसुलिन का उत्पादन होता है, टीकों का निर्माण होगा, है ना, जीन चिकित्सा होगा, एंटीबायोटिक और आपका हार्मोन्स का यहाँ पे बनाया जाता है। ले लेंगे फटाफट से स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा आपको बोलता है कि इन पांचों के बारे में बताएंगे। प्रीडेशन क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, ये वाला लास्ट चैप्टर से है आपका, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, ठीक है। तो परभक्षण, प्रतिस्पर्धा, परजीविता, सहभोजिता और पारस्परिकता क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो बेटा प्रीडेशन का मतलब क्या होता है? शिकार करना किसी का, ठीक बात है। तो जैसे लायन हंट करता है किसको? डियर को। शेर हिरन को खाएगा, ठीक है। बाघ हिरन को खाएगा, ऐसा हो गया। कंपटीशन में क्या हो जाएगा? जैसे प्लांट के बीच में कंपटीशन हो जाता है। अमर बेल सुने हैं? कुस्कुटा बोलते हैं जिसको हम लोग, वो जो है बड़े बड़े पौधों पेड़ के ये में लत के ऊपर चढ़ जाता है, लत बना करके अपना, जिसके वजह से जो बड़े वाले पेड़ है, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़, उनको धूप अच्छे से नहीं मिल पाता है, जबकि इनको मिल पाता है, ठीक है। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट होता है बेटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जीव जब दूसरे जीवित जीव के ऊपर रह रहा होता है और अपना भोजन उससे ले रहा होता है, बदले में उसको क्या फायदा
क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। देखिए इसमें प्रीडेशन में क्या होता है, एक को फायदा होता है जबकि दूसरे को नुकसान होता है। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को ही नुकसान है बेटा, ठीक है। पैरासिटिज्म में अगर हम लोग बात करें तो एक फायदा में है, दूसरा क्या है, नुकसान में है। कॉमेंसलिज्म में बात करें तो एक फायदा में है लेकिन दूसरे को ना ही नुकसान है ना ही कोई फायदा। और म्यूचुअलिज्म का बात करें तो दोनों ही जीव क्या है, फायदा में। एक एमेंसलिज्म होता है बेटा, एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक फायदा में एक नुकसान में होता है जबकि दूसरा को कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण देख लेंगे, माइक्रोराइजा वगैरह इसी के अंदर उदाहरण आएगा, क्लियर है। चलिए देख लीजिए परभक्षण क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होता है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आता है बेटा समष्टि क्या है, यानी कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले भी, कि जब एक प्रजाति के जीव एक ही जगह पर, है ना, एक प्रजाति के जीव एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, ठीक है, उन्हीं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या कहते हैं। और वो सारे के सारे प्रजाति आपस में क्या करने चाहिए बेटा, इंटरब्रीड होने चाहिए एक दूसरे से, क्लियर है। दो तरीके का इसका ग्राफ बनता है, एक जे ग्राफ बनता है और एक एस ग्राफ बनता है, देख लीजिएगा। एक लॉजिस्टिक ग्राफ होता है और एक क्या होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। जे ग्राफ जो होता है वो मालूम है ना कैसे बनता है, इस तरीके से जो बनाते थे हम लोग, ठीक है। यहाँ से पूछता है बेटा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे ऐसा। और एस ग्राफ जो था वो क्या था, जल्दी बताएंगे, है ना, ऐसा करके था। तो देखिए एक बात बताएं, बहुत ही सिंपल सा वे है इसको याद करने का। जे ग्राफ हमेशा ध्यान रखिएगा, जे ग्राफ बेटा हमेशा बनता है उस कंडीशन में जब आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो, ठीक है। अनलिमिटेड रिसोर्सेस होगा, ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है ना। यहाँ पे आपका क्या हो गया, पॉपुलेशन, यहाँ पे क्या हो गया आपका टाइम, ठीक। टाइम और पॉपुलेशन का ग्राफ बनेगा। जब फूड अनलिमिटेड हो जाएगा एक टाइम पे तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ता ही चलेगा ना, इसलिए जे ग्राफ उसका बनता है, क्लियर है। चलिए एस वाले में क्या होता है, एस वाले में लिमिटेड, एक टाइम के बाद पॉपुलेशन जो होता है स्थिर हो जाता है, ठीक है। देख रहे हैं स्लोली ग्रोथ करेगा बेटा एंड फाइनली स्टेबलाइज्ड हो जाएगा एक जगह पे। कंक्लूजन देख लीजिएगा, जे ग्राफ जो होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है बेटा और रैपिड ग्रोथ होता है, बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, जबकि जे ग्राफ का जो होता है या जे कर्व जो होता है वो धीरे धीरे होता है। दिख रहा है आपको, ये वाला आपका कर्व, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बनाया गया है ना, dn/dt, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। dn/dt जो है वो जे ग्राफ का है और ये वाला किसका है, एस ग्राफ का है, क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे बेटा, जनसंख्या वृद्धि तक जो होता है आपका वक्र क्या 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 होता है, ज आकार का होता है और एक क्या होता है आपका एस आकार का होता है, निष्कर्ष क्या क्या है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड बताया ना बेटा, ट्रॉपिकल स्तर के क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जब आप बायोमास, एनर्जी और एक नंबर था, कहाँ गया नंबर, हाँ यही रहा, तीन चीज़ों का, नंबर का, है ना, नंबर का, बायोमास का और एनर्जी का, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। नीचे में बेटा क्या रहता था, प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर, उत्पादकता, है ना, उपभोक्ता उसके बाद आएगा यानी कि कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, याद है, याद आया। यहाँ पे आ जाएगा उदाहरण में, जैसे फॉर एग्जांपल ट्री, यहाँ पे आ गया मान लीजिए कोई हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, यहाँ आ गया कोई कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, ये आ गया टॉप कार्निवोरस यानी कि इसको खाने वाला, ये किसको खाएगा, इसको, ये किसको खाएगा, इसको, ये किसको खाएगा, इसको, है ना। ये होता है ट्रॉपिकल लेवल। कितने तरीके का होता है, तीन तरीके का। नंबर के बेसिस में देखेंगे बेटा तो देखिए, नंबर के बेसिस में, जनसंख्या के बेसिस में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हमेशा ये क्या होता है, प्रोड्यूसर का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक बात है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, दिया हुआ है, प्लीज़ इनको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, नंबर ऑफ पिरामिड जो होता है बेटा वो ग्रासलैंड में अगर हम लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे हम लोग, ग्रासलैंड में अगर बात करेंगे, वो हमेशा क्या होता है आपका, अपराइट होता है, हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। लेकिन अगर हम लोग एक ट्री का बात करेंगे, देखिए हम बताते हैं, एक ट्री का बात करेंगे, ये भी बात हम लोग पहले कर चुके हैं, वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ट्री तो एक ही है ना संख्या में, इसके ऊपर रहने वाले बर्ड क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, तो ट्री तो एक ही हो गया,
जनसंख्या बढ़ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इनके अंदर रहने वाला पैरासाइट जो होगा उनका भी जनसंख्या क्या होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ग्राफ कैसे बन जाएगा, जो ट्री है वो क्या था आपका, प्रोड्यूसर था, तो प्रोड्यूसर का तो ऐसे हो गया है ना, उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर था उसका ऐसा हो जाएगा और टर्शरी में ऐसा हो जाएगा नंबर में। समझ में आ रहा है बाबू? तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे बन जाता है। क्लियर? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए, इसका ग्राफ दिया होगा, देखिए ये नंबर का है, ये ज़रूर बनाना है, इंपॉर्टेंट है। बायोमास का देखेंगे बेटा तो जैव भार के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 तरीके का बनेगा। एक आपका ये वाला टेरेस्टेरियल में ऐसा बनेगा अपराइट यानी कि सीधा, और इकोसिस्टम में क्या बनेगा आपका, उल्टा बनेगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट बनता है, कहीं इसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं का है। 10 देखिए, 10 बोले थे ना, 10% हमेशा ऊपर की ओर जाता है बेटा। ये अपना 10 दिया, 1 0 हट गया, इसका क्वेश्चन बनवाया है मॉडल सेट में। फिर ये 10% दिया, ये 10% वाला लॉ फॉलो करता है, और एनर्जी का अपराइट ही होता है हमेशा, ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट, कोई एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं है बाबू। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम बेटा ले लेंगे स्क्रीनशॉट, सॉरी लीजिए फटाफट, ठीक है। फिर ये वाला ले लेंगे जैव भार का, फिर ये वाला है आपका एनर्जी, ऊर्जा का। उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है बता चुके हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, है ना, या अर्थ। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव भार कह रहे हैं बेटा। क्या है मेन काउज इसका होने का, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने का। पहला तो हैबिटेट लॉस, झाड़ी जंगल सब आप काट दे रहे हो, कहाँ जाएगा सारा का सारा, प्लांट वगैरह, सॉरी प्लांट नहीं, एनिमल्स वगैरह। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी का बहुत ज़्यादा ही आप एक्सप्लॉइट कर दे रहे, इतना मार पीट के खा जा रहे कि सारा का सारा खत्म हो गया। डोडो बर्ड इसी के अंदर आता है। पॉल्यूशन, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं कि बस क्या ही बोले, मज़ा आ रहा है सबको, नहीं ये सब हो गया। 2 कंजर्वेशन क्या है, एक इन सितु है और दूसरा क्या है आपका एक्स सितु है, ठीक है। इन सितु में क्या होता है बेटा, उसी जगह में जहाँ पे जानवर मौजूद है उसी जगह में आप उसको क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व करके रख रहे हैं, ठीक बात है। और एक्स सितु में क्या होता है, उस पर्टिकुलर जगह से आप एनिमल को उठा करके किसी और जगह ले गए। देखिए इन सितु क्या बोलता है कि ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, अगर यहाँ पे 4 लायन है या 3 लायन ही बचा है तो इस 3 लायन को यहीं पे प्रिजर्व करके रखेगा, यहाँ पे सुरक्षा मेंटेन कर देगा, ठीक है। ये किसका बात किया, इन सितु का। अगर ये रहा आपका 4 लाइन यहाँ पे है, ठीक है, इसको उठा करके किसी दूसरे एरिया जा करके ले गया ताकि ये पिंजरा वगैरह में, जू वगैरह में सेफ रह सके, इसको क्या बोलेंगे, एक्स सितु, ठीक बात है। इन मतलब बेटा इनसाइड, यानी कि घर के अंदर में ही इसको क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, जबकि इसको बाहर में यहाँ से उठा करके कहीं और ले जाएगा, जैसे बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ऐसा टाइप का, ठीक बात है। तो ये देख लेंगे। उसके बाद इनका डिफरेंस भी है आपका, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले थोड़ा होमवर्क दे दिया जाएगा, बुलाया जाए किसी को, बुलाइए, आ गई लेकर के फिर से। क्या, व्हाट इज इविल क्वार्ट, बोले था ना इसका नामकरण करने नहीं ना किया अभी तक आप लोग, आज कीजिए तो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इविल क्वाड्रेट का बेटा क्या मतलब होता है ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है फिर से। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। बायोडाइवर्सिटी का बेटा हिंदी मीडियम ले लेंगे जल्दी जल्दी फटाफट से, ठीक है। चलिए डिफरेंस से पूछा है, डिफरेंस में क्या क्या आएगा, नेचुरल हैबिटेट में ही इसको प्रिजर्व करके रखता है, आउटर देन द नेचुरल हैबिटेट, उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है बेटा। ऑर्गेनिज्म लिव एंड ग्रो इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये किसके कंट्रोल में रहता है, एक्स सितु। क्वेश्चन क्या था आपका, डिफरेंस करना है इन सितु और एक्स सितु के बीच में, है ना। तो इन सितु बेटा होता है नेचुरल हैबिटेट में ही रहेगा इनसाइड में, और एक्स सितु क्या होगा, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। इन सितु का अगर बात करें तो नेचुरल इन्वायरमेंट रहता है बेटा, और एक्स सितु का बात करें तो ये आर्टिफिशियल यानी कि हम लोगों के कंट्रोल में रहता है, हम लोग उसका देखभाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटायर इकोसिस्टम इसको प्रोटेक्ट करता है, जबकि एक सेलेक्टेड स्पीसीज को यहाँ पे सेलेक्ट मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे एक पूरा, अब लायन है सिर्फ लायन को ही नहीं ना प्रोटेक्ट करेगा, वहाँ पे जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको भी प्रोटेक्ट वहाँ पे किया जाएगा। अब जू है पार्क है तो जू है पार्क है तो वहाँ पे पर्टिकुलर किसी स्पीसीज को किया जा रहा है प्रोटेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लार्ज पॉपुलेशन बेटा यहाँ पे कंजर्व होता है, यहाँ पे एक इंडेंजर्ड यानी कि जो खतरे के घंटी पे है कि भाई तुम अब खत्म होने वाले हो, वैसे वाले को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। एग्जांपल देख लेंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। 3 तरीके का है बायोस्फीयर रिजर्व, ये याद रखना है आपको, ठीक है। जू हो गया, यहाँ पे एक्स सितु में जू हो गया, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक्स, ये सब हो गया, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन याद है, इसी के अंदर आता है, ठीक है। चलिए बेटा कंक्लूजन देख लेंगे, दोनों ही प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। चलिए अब बहुत पढ़ लिए, बहुत थक गए, तो अब क्या करेंगे, अब डांस कर लीजिए, ठीक। तो बेटा
जितना भी बताए हैं क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, पेशेंस के साथ थोड़ा सा देखिएगा। मानते हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्या किया जाए, देखें अपना, अभी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी उतना हमको करना था बट नहीं कर पाए क्योंकि लॉन्ग वीडियो जाएगा ड्यूरेशन, तो आपको दिक्कत होगा, अभी आप नहीं देखना उतना पसंद करेंगे, राइट। तो प्लीज़ बैठिए आराम से, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इतने क्वेश्चंस को आप करके जाइए। हम आपको बता रहे हैं, आप बिल्कुल पेपर को फोड़ के आएंगे, समझे। तो बेटा एकदम बूस्टअप हो जाएंगे। ज़्यादा आई को अब प्रोटेक्ट करके रखिए, परेशान ज़्यादा मत कीजिए, ठीक बात है। हम लोग भी परेशान बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं लॉन्ग वीडियो ला करके, तो बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि छोटा बनाने का, फिर भी आई थिंक लंबा हो ही गया है। तो बेटा वीडियो को पूरा देखें और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ जाएँ और शेयर करें बेटा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, है ना, अपने यूट्यूब चैनल डीडी पाठशाला को, ठीक बात है। और घर घर तक इसे पहुँचाइए, घर घर तक पहुँचाइए, ठीक है। अब बेटा पढ़ते रहिए, गुड लक। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से रिवीजन कर लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे को कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्या चीज़ चाहिए उस चीज़ का डिमांड आप बिल्कुल कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम लोग लेकर के इसे आएंगे। क्लियर है बेटा, देखिए पूरे वीडियोज़ को देखिए। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, शब्बा खैर, टाटा।